देश की ऐसी हलचल है, जो जमीन किन किन स्टेज पे कहाँ कहाँ किस तरह से कब्जाई जाएगी, ये अपना एक रहेगा पूरा उस पे केंद्रित बिंदु सेशन जो वो है वो रहेगा। बाकी संसद के अंदर तो सवाल कुछ पूछे गए थे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर पे थे, तो ये गप गजट लोन दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, फालतू की बकवास करते रहते हैं। दूध के निर्यात के मामले में यही बात पहले भी अपन कह चुके हैं कि एफएमटी जो है, फूट एंड माउथ डिजीज के कारण से दुनिया के लोग अपना दूध लेते नहीं है। 2030 तक हम इस रोग के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा इनका सोच है। बाद में इनका राज्यसभा में कुछ आया कि भाई विदेशी निवेशकों के भारत के बाहर जाने के कारण रुपये का अवलंबन हो रहा है, तो ये नहीं मानने को तैयार है कि 2014 से पहले भी प्रतिशत ज्यादा घटता था, अब परसेंटेज कम है। तो ये कंपैरिजन करते रहते हैं, पाउंड आदि ये भी कम हो रहे हैं, रुपया अब 88 से वापस 85 पे आया, सुधर रहा है मोदी जी के जाने के बाद में, ऐसी बातें करते रहते हैं। हेल्थ के फंड के बारे में आई कि भाई आप जो है पैसा देने में डिस्पारिटी घोषित कर रहे हो, आप भेदभाव कर रहे हो। तो भेदभाव में इनका पैसा देना इनका राज्य का विषय, इस तरह से करते रहते हैं। ये पैसा देते हैं तो नाक में नखेल डाक के देते हैं, हमारी ये फोटो लगाओ, हमारा ये करो, जिसको नहीं देना होता ऑडिट पेरा बना करके कर देते हैं। दालों का सुरक्षित भंडार के बारे में एक सवाल उठा था वहां, तो इसमें सरकार के गैर जिम्मेदाराना जवाब ये है कि भाई आप दाल जो है, पूछा कि भाई आप दाल का जो है सुरक्षित भंडार कितना है इस देश में। तो दाल के मामले में जो एक बात आया कि प्राइस स्टेबलाइज कर रखा है, क्लाइमेट रेजिलियंस, इस तरह की बातें तो होती रही, लेकिन ये कह रहे सरकार ने दाल नहीं खरीद रही है। दाल हम तो ड्यूटी कम करते हैं, खरीदते प्राइवेट प्लेयर। अब देखो, आप दाल को खरीदने के अंदर प्राइवेट प्लेयर को, आप सरकार का स्टॉक बना लो ना, प्राइवेट प्लेयर को आपने डाल दिया, और प्राइवेट प्लेयर क्या करते हैं कि पहले यहाँ वाली दाल का स्टॉक करके उसको छुपा लेते हैं, फिर उसकी स्केर्सिटी खड़ी करते हैं, फिर गवर्नमेंट को कहते हैं कि उसका कुछ वो आयात का जो है वो कम करो, टैरिफ, फिर ये दाल खरीद करके फिर मार्केट में लाते हैं। वही छीना झपटी की बात है, किसान को दलहन के अंदर कोई सहायता नहीं करनी, और इनको ये पालने का ये धंधा है कि सरकार दाल नहीं खरीदती है, ड्यूटी कम करती है सरकार, तो हमारा काम नहीं है दाल खरीदना, अजीब बात है। फिर पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता के मामले में भी तमिलनाडु वाले बहुत रोड़ा करते हैं। उनको भी यही है कि चिदम्बरम ने कहा भाई तुम लोग जो है ये 2004 से 14 का कर रहे हो, तो उस टाइम तो हमारे जीएसटी नहीं थी, पैसा राज्यों के पास था, तुम देते या नहीं देते हमारे चल रहा था। अब तुमने पूंछ अड़ा ली जीएसटी, पैसा तो सेंटर के पास होता है, फिर नखरे दिखाते हो, ऐसा दे करो तो ऐसा देंगे, फिर कोई ऑडिट पेरा बना देते हो, इस तरीके का ये चलता रहता है। आपको ज्यादा विशेष चला नहीं। अब मैं आ रहा हूं उस बात पे जिस बात को अपन आज डिस्कशन करेंगे। फूल कुमार जी, सुवालाल जी और काफी लोग डंके जुड़े हुए हैं। मेन बात यह है कि कोस्टल शिपिंग का बिल पास हुआ तो मैंने उसको सुना पूरा। कोस्टल शिपिंग का मतलब ये है कि भाई ये जहाजे आसपास इस तट के 7,500 किलोमीटर का अपना तट है, इस तट के ऊपर सारे पूरे तट के ऊपर अडानी का कब्जा है कंप्लीटली। 12 पोर्ट हैं जिसमें से 7 पे 100% कब्जा है, बाकी 5 के अंदर कुछ क्या है कि हमारा नेवी का थोड़ा बहुत टांग है, इसलिए थोड़ा बहुत नहीं है, बाकी उसी का कब्जा है। अब इस कोस्ट के ऊपर शिपिंग के मामले में ये आया कि भाई समुद्र लूटा जाएगा, धरती लूटी जाएगी, पहाड़ लूटा जाएगा, आकाश लूटा जाएगा, अंदर से धरती खोद के लूटी जाएगी। ये पूरा का पूरा इस पृथ्वी के ऊपर इन्होंने अपना एक फोकस बनाया है। इन्होंने एक माइंडसेट ऐसा बनाया है कि हम इसमें लूट खसोट करें, कुछ लोगों को इसमें इन्वॉल्व करें, पार्टीज कंपनीज जो भी हैं उसमें। अब आम आदमी कहाँ है, तो सबसे पहले इन्होंने अटैक शुरू किया था धरती खोदने के ऊपर। सारी सरकारें शामिल थी, कांग्रेस की इसका हिस्सा रही है खोदने में, ये कुछ ज्यादा रही है, इन्होंने एक पर्टिकुलर को दिया है, इतना सा ही है, बाकी कोई ज्यादा इतना है नहीं। अब इस मानव सभ्यता का भारत जैसे देश के लिए
कंपैरिजन हम ये कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पास हमारे से 8 गुना जमीन है, हर देश के पास हमारे से ज्यादा है, हमारी इतनी जनसंख्या है, और जो वर्ग खेती कर रहा है उस वर्ग को तंग करना, जो आदिवासी है वो जिंदा रह रहे हैं उनको तंग करना, जो मछली पार के मछुआरे हैं उनको तंग करना, जो हिमालय के अंदर बैठे हैं उनको तंग करना, ये सारा जो सेटअप खड़ा हुआ है, ये नए नए बिल मैंने करीब 5 बिलों को पढ़ा, तो उसमें 5 बिल तो डायरेक्ट हिट करते हैं, हमें डायरेक्ट हिट करते हैं जमीन छीनने के अंदर, जिसके अंदर आपको इन्होंने अपना एक, सबसे पहले तो इन्होंने 2013 का जो बिल था उसको डाइल्यूट करके और निकाला, फिर हल्ला हुआ तो थोड़ा कम किया, फिर राज्यों को कहा कि आप बना लो इसमें लूट खसोट के लिए, जमीन लूटने के लिए, तो सभी राज्य इनके पास थे, तो अभी नहीं हुए तो पुराने थे, इसलिए बिल बने हुए थे, बिल कोई वापस हुए नहीं। यानी जो मुआवजा किसान को देना था 4 गुना और इस तरह की जो व्यवस्था मनमोहन गवर्नमेंट ने थोड़ी बहुत किसानों के हित में की थी, उसको डाइल्यूट करके इन्होंने ये कर दिया कि भाई इजी वे में एनवायरमेंट इम्पैक्ट नहीं भी हो और सोशल इम्पैक्ट का भी कुछ नहीं हो, आप तो जाओ धरती को कबाड़ो, खोदो, या उस पे जो भी गतिविधि इंडस्ट्री लगाओ या जो भी करो। इन सारी परिस्थितियों के अंदर देश इस जाल में फंस चुका है 8% कि हम एक अंधेरी गुफा में घुस चुके हैं। समुद्र तट के ऊपर जब ये बहस मैंने सुनी तो इन्होंने कहा जी हम तो, एक बिल इन्होंने बनाया, ये कोस्टल शिपिंग के सिवाय का एक बिल बनाया जिसमें ये समुद्र से सैंड वगैरह ये निकालेंगे, जो उसमें कि क्रिटिकल मिनरल कहते हैं उनको, इसके इधर की तरफ ये हीरे वो जो है मोती और वो निकलते हैं, वो निकालेंगे। इसके बीच में बात उठी कि यार मछलियों का क्या होगा, जो प्रेग्नेंट मछली है वो भी खत्म हो जाएगी, तो वो हाँ वो होती रहती है, टैबलेट थपाफा का बिल हो गया। अब समुद्र की लूट खसोट के अंदर 12 नॉटिकल माइल का मतलब यह हुआ कि एक नॉटिकल माइल होती है 1.852 की, यानी 22 किलोमीटर दूर जाकर के समुद्र से ये अर्थवेयर निकाल के, सैंड जिसको कह सकते हो, ये अडानी को दे दिया ठेका, 3 जोन ब्लॉक बनाए उसका, एक तो वो करे। अब 22 किलोमीटर की बेल्ट पीस में बढ़ रही, उसके अंदर कोस्टल शिपिंग का डाल दिया, यहाँ इनके ट्रांसपोर्टेशन जहाज वगैरह ये चलेंगे। फिर कहा कि ये जहाज दूध चलेंगे तो इनके अंदर कुछ ऐसे बना दिए सिस्टम को, भाई ये रूट होगा ये होगा, तो उसके अंदर फिर मछुआरे कहाँ गए, तो मछुआरों का अब एक मैंने रील भी बनाई, भाई क्या ये मछुआरे वहां से मछली पकड़ने नहीं देंगे तो भटक करके मैदानी जगह में आएंगे, और कहाँ जाएंगे ये मछुआरे। उधर इन्होंने आदिवासियों को भगा करके वहां खनिज मिल गया, यहाँ हीरे मोती जवाहरात और वो चीज मिल गई, उसको कबाड़ा, फिर यहाँ खनिज मिल गया। अब खनिज के अंदर कोयला वगैरह जो कुछ भी है, इसको 2-3 बिल पिछली साल बनाए थे, मैंने हर एक बिल का वर्णन किया, पिन पॉइंटेड बात की है कि भाई जैसे धरती पूरी खोद रहे हैं ये, तो आदिवासियों को भी इन्होंने भगा दिया। आदिवासी आगे, मछली पकड़ने वाले आगे, ये सारा लोड इधर चाहे मजदूरी के रूप में आए, बाकी खेत तो इनको कौन दे। इसके बाद में ये महाराष्ट्र और इस बेल्ट में मध्य प्रदेश और इसमें घुसे, इसमें घुसने के अंदर इन्होंने क्लस्टर बनाए, क्लस्टर बना के कॉर्पोरेट को कहा कि तुम खेती करो, इनसे फकड़ों से कुछ संभलना नहीं है, इनसे कुछ होना जाना नहीं है। अब जब कॉर्पोरेट के लोगों के अंदर क्लस्टर 50 क्लस्टर बनने हैं, जिसमें 5 तो इन्होंने दे चुके हैं, ये फ्रूट वाले, 7 वेजिटेबल के हैं। इसी तरह से जो भी धरती पे चीज पैदा हो रही है किसान को नहीं पैदा करने देनी, और क्लस्टर बना करके कॉर्पोरेट को दे देनी कि तुम यहाँ करो तुम यहाँ करो। मैदान से ये पहाड़ की तरफ चढ़े तो पहाड़ के अंदर जड़ी बूटियां, बायोडाइवर्सिटी वो थी, इधर नॉर्थ ईस्ट का पार्ट और ये हिमालय का जो बेल्ट है यहाँ, तो यहाँ इन्होंने बायोडाइवर्सिटी का जो है 2-3 बिल 2021 में भी बनाए थे, 22 में भी बनाए थे। वहां ये बाबा रामदेव के साथ में कुछ ऐसे आरएसएस की यूनिट है, वहां आरएसएस की यूनिट यहाँ कर रही है कि कुछ तो ये जो ईसाईकरण हो रहा है उसको, जैसे मणिपुर का झगड़ा है या इधर का जो कुछ भी बेल्ट है, तो नजर तो जमीन पर है। जैसे मणिपुर वालों का भी झगड़ा यही है कि भाई वहां पे कुछ खेती इस तरह के अफीम वगैरह हो रही है, तो ब्रह्मा से आओ और उस तरह से आओ। तो ये पूरा का पूरा हम इस पृथ्वी के भूभाग को देखें, भारत के जो पास में है, तो समुद्र पहले इतना नहीं था पहले, अब समुद्र पे पूरा अटैक है। जब से ये इनके पोर्ट दिए इनको, तब से समुद्र, ये लोग
बीच में जो नदी नाले चल रहे हैं, इनके अंदर क्या किया, इन्होंने एक रूट बनाया और इनमें छोटी छोटी बोट से ट्रांसपोर्टेशन का किया। अब कुछ पैकेज बचे हैं, जैसे मेरे जैसा मान लो 50 बीघा खेती लिए बैठा है, या कुछ किसान लिए बैठे हैं, तो उनके अंदर इन्होंने वो एक फ्रेमवर्क बनाया कि भाई इनको जो भी पैदा करे चीज इनको ले आओ, आप ला करके पहले छोटे बोट में डाल के ले आओ, या किसान रेल में डाल लो, या पेरिसेबल आइटम है तो आप उसको हवाई जहाज से लाओ, इस समुद्र तट पे ले आओ और हम एक्सपोर्ट करेंगे। ये इनका हुआ। इस बीच में अब ये ट्रम्प फंसा है, टैरिफ का झगड़ा पड़ा है, तो देखो क्या होता है क्या नहीं होता है, ये हम बैठ के से इस पे डिस्कशन करेंगे कि भाई दुनिया जिस तरीके से धरती की आपातापी आई है, लूट खसोट आई है, वो बहुत ही चिंता का विषय है। उस वर्ग के लिए चिंता का विषय है जो भोजन करता है, भोजन सारे ही करते हैं। उस वर्ग के लिए भी चिंता का विषय है जो लोग भोजन पैदा करते हैं, क्योंकि उनको भी अपना कुछ रोजी का जरिया ही वही है। वो लोग भी उसमें दुखी होंगे जो भोजन पैदा करने में मजदूरी करते हैं। इतने इन वर्ग को जो है, आदिवासी जो थे अपने जीवन को अपने तरीके से जी रहे थे, उनकी भी प्रॉब्लम, मछली पकड़ने वाले मछुआरे थे उनकी भी प्रॉब्लम। अब रहा सवाल कि भाई आप जैसे ये चीज ला रहे हो, फिर जमीन लूटने का एक सौदा इन्होंने सोलर के मार्फत किया, जो राजस्थान को करीब करीब कवर कर लिया। वेस्टर्न राजस्थान पूरा कवर हो रहा है इस पूरे के पूरे सोलर के हजारों बीघों के अंदर सोलर प्लेटें लग करके उस तरह से कब्जे कर ली। कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन का पोर्शन है वो तो चलो ठीक है, लेकिन ये 12 इन्होंने कॉरिडोर बनाए। एक कॉरिडोर में 150 किलोमीटर इधर और 150 किलोमीटर इधर की जमीन रिजर्व रखते हैं ये लोग। उसके अंदर ये क्या करते हैं कि जैसे 150 किलोमीटर इधर के अंदर कोई हेलीपैड बनाना हुआ या कोई स्टोरेज बनाना हुआ, वो हुआ तो वो इनको ये उसके लिए वो उसको टैग लगा के रखते हैं कि भाई इसमें ये करेंगे। इन सारे विकास के मॉडल में एक तरफ एनर्जी का यूज है, एक तरफ जमीन की लड़ाई है। एनर्जी भी हमें चाहिए उसको सारे ढांचे को चलाने के लिए, चाहे हम रेल चलाएं चाहे कुछ भी चलाएं। सारी इन परिस्थितियों के अंदर मैं कई बार सोच रहा हूं कि इसके अंदर लॉस जो है वो मुख्य रूप से इस वर्ग को है जो खेती पे आधारित है। वैसे तो खेती पे आधारित का मतलब ये भोजन तो सारे कर रहे हैं, कंज्यूमर ही कर रहे हैं, लेकिन स्थिति ये है कि कंज्यूमर के पास में वो माइंडसेट नहीं है। कंज्यूमर इस माइंडसेट से सोच ही नहीं रहा, वो इस विकास को इस लाइन पे विकास कहता है कि ये ठीक है, चलो ये इंडस्ट्री बन गई, ये फला हो गया, ढिकड़ा हो गया, तो ये हो गया। अब इन सारी परिस्थितियों के अंदर हमें हमारे सामने इस आंधी से बचने का रास्ता क्या है? क्या हम मछुआरे आएंगे उनका क्या करेंगे, आदिवासी आएंगे उनका क्या करेंगे, मजदूर हम जब मशीनें आएगी क्लस्टर बन करके ये कब्जा कर लेंगे उनका क्या होगा, सोलर आएगी तो हमारे पशु कहाँ चरेंगे, और घास वगैरह इन्होंने जो है एथोलिन बनाने के चक्कर में उसका भी इन्होंने एथोलिन बनाना शुरू कर दिया, तो पशुओं के चारे की भी प्रॉब्लम आ सकती है। यानी सारा ये जो एग्रीकल्चर बेस्ड स्ट्रक्चर है उसको पूरे इंडिया में कोलैप्स करने की इस माइंडसेट से इन लोगों ने तय कर ली कि ये देश बहुत ही, मुझे जो महसूस हो रहा है वो ये हो रहा है, मैं अपने आप में कई बार अकेला बैठा जब सोचता हूँ तो मुझे लगता है खेत में कि टाइम वेस्ट कर रहा है तू, तेरी जमीन को कोई तेरे काम नहीं आनी है, ये सारा कुछ जाना है। अब यूं तो कुत्ते बिल्ली भी पड़ रहे हैं, कहीं न कहीं खा लेंगे, कहीं कर लेंगे, इंडस्ट्री में कहीं रह लेंगे, बाहर से ऑस्ट्रेलिया से गेहूं आ जाएंगे। अच्छा, इधर इसने ट्रंप ने कह दिया कि मिस्टर मेरा माल ले तू, इन्होंने बड़े आराम से कह दिया ठीक है तेरा माल ले, खाएंगे हम मस्त रहेंगे। तो हम माल पैदा नहीं करेंगे, माल बाहर से आएगा, टैरिफ से आए या कैसे भी आए, इसके अंदर जमीन के साथ में मध्यम वर्ग कोलैप्स हो रहा है। जो मध्यम वर्ग 90s में मार्केट ओपन हुआ था तब थोड़ा सा अपलिफ्ट हुआ था, जिसमें किसान वर्ग भी थे और ब्यूरोक्रेट भी थे, गवर्नमेंट मशीनरी के लोग भी थे जिनका थोड़ा अपलिफ्टिंग हुआ। इस सारी परिस्थितियों के अंदर इस मानव सभ्यता का किस तरीके से क्या हाल होगा, ये 5 किलो अनाज पे हमें सबको झोंक रहे हैं, जमीन किसी के पास कुछ नहीं रहेगी, सारी परिस्थिति हमारे सामने है। तो ये हमारा मुख्य रूप से केंद्र बिंदु रहेगा, क्योंकि मैंने 2-3 बिल और इसके बाद में ये लगे साहब वक्त पे ऊपर, वक्त की इन्होंने है, ये बिल है कानून के ऊपर हम ज्यादा
मतलब नहीं है कौन अच्छा और कौन क्या है। वक्त की लड़ाई वो एक राजनीतिक लड़ाई है जिसके अंदर लेकिन इनडायरेक्टली जमीन छीनना इनका मकसद है। कि रेलवे के पास जमीन है जिनका मोनिटाइज कर रहे हैं ये, डिफेंस के पास जमीन है मोनिटाइज कर रहे हैं। डिफेंस के अंदर इन्होंने क्या किया कि इंटरनेशनल बाउंड्री जो है ना वहां पे ज्यादातर डिफेंस है अपनी, उसके अंदर इन्होंने 100 किलोमीटर की एरियल डिस्टेंस में टूरिज्म डेवलप कर दिया। यानी ये लोग जा पाए आ पाए। और बॉर्डर पे क्या है कि धर्म परिवर्तन की बीमारी है। मतलब इधर मुसलमानों वाली है, इधर ईसाइयों वाला है, इधर ये जो ढांचा है ना उसके अंदर भी इनकी टांग अड़ाई हो गई। यानी किसान का टोटल ढांचा जो है कोलैप्स कर दिया, हिला दिया इस ढांचे को। हम यदि एमएसपी की बात कर रहे हैं या ये बड़े छोटे छोटी बातों को लेकर के हम अपने आप में नाच रहे हैं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसके बजाय हम बहुत गहरे पॉइंट से साजिश को सोचें कि इस लड़ाई को साझा लड़े। मछुआरे हमारे साथ में आए, आदिवासी हमारे साथ में आए, नॉर्थ ईस्ट के भाई हमारे साथ में आए, हम जो मैदानी लोग जो किसान वर्ग के लोग हैं वो आए। अब किसानों ने वो इंडिविजुअली झंडा पकड़ रखा अपना, वो एमएसपी की एक पूंछ पकड़ रखी है और उसके ऊपर ही लड़ाई लड़ रहे हैं। एमएसपी लेओगे किसकी? जब आपका क्लस्टर बन गया, जमीन नहीं आ रहेगी, आप किसकी एमएसपी लेओगे? आपका कोई लेना देना ही नहीं। जब आपको इतना हरेस कर दिया जाएगा कि आपको खेती छोड़ना ही पड़ेगा, आपके भाव इतने डाउन कर दिए जाएंगे, सारी परिस्थितियों को देखते हुए देश का मॉडल अपने आप में एबनॉर्मल दिशा में जा रहा है। किन के लिए? गरीब, गांव, किसान, मजदूर, आदिवासी, मछुआरे और दूध पे आधारित हमारे जितने भी भाई है, पशुपालक जो भी। ये परिस्थिति इस देश की है और इसको सारे बिल उस की तरफ ले जा रहे हैं। उसमें ये वक्फ वाले भी डाल दिया इन्होंने, तो ये लड़ाई थोड़ी छेड़ती रहे। फिर हिंदुओं की जो ट्रस्ट है उनकी लड़ाई छिड़े और इसके ऊपर हम छोटी मोटी लड़ाइयां लड़ते रहे ताकि वोट पकते रहे इसके अंदर। ये मोटी सी बात है। तो मैं अब सुवालाल जी आपसे चाहूंगा कि आप इस पे जो मैंने अपनी टिप्पणी की है पूरी, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप अपन बहुत कम ही लोग हैं, इस पे आप अपने माइंडसेट से क्या सोचते हैं कि क्या मैंने जो खाका पूरे देश का जो बताया कि हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ खड़े रह सकते हैं, और क्या हम मध्यम वर्ग से नीचे कौन से वर्ग का हिस्सा बन पाएंगे, वहां हम अपने आप को स्थापित कर पाएंगे, या जमीन छोड़ के हम कहीं देश छोड़ के कहीं जाकर के कमा खाने की कोई कवायद करें कि क्या माइंड करें। मतलब या हम कोई एक युद्ध लड़ें इनके विरुद्ध में, कोई जमीन के लिए युद्ध लड़ा जाए। तो सुवालाल जी, सुवालाल जी के क्या कोई इनको आता जाता है? हेलो। हाँ हाँ, नाइस, बोलिए सर। आपने तो काफी गंभीर स्थिति प्रस्तुत कर दी। और आपने आखिरी में ये भी सवाल कर दिया कि इस धरती को बेच के या कहाँ जाए। देखिए, इसको बेच के अगर कहीं जाना भी है तो अभी तो मून चंद्रमा ही है, लेकिन वहां भी एलन मस्क ने कहा है कि वो भी हमारा ही जमीन होगी। अगर इस धरती के बाहर कहीं जाना भी होगा तो वो भी अमेरिका की जमीन होगी। तो सवाल ही नहीं है कि कहाँ जाएं। समुद्र भी नहीं है अभी, ना कोई जमीन की धरती पर, ना आकाश में जगह ही नहीं है। तो बड़ा सवाल ही ऐसा है ना, क्या जवाब दे। अब रही बात है, आपने जो स्थिति प्रस्तुत की, देखिए ये सारा जो स्थिति हुई है, परिस्थितियां जो बन रही है, वो दरअसल पैसों से बनी है। पैसों से बहुमत मिला है और बहुमत होता है वो कानून को खत्म करता है। कानून का मतलब संविधान जो उद्देश्य है वो। और जब ये कानून खत्म हो रहा है, संविधान, तो फिर जनता के पास दो ही ऑप्शन बचता है। या तो इस बहुमत की तानाशाही को झेल लो, नहीं फिर इस तानाशाही के खिलाफ विद्रोह कर दो। अब ये जो किसान भी है, मजदूर भी है, युवा जो है वो भी है, सभी सफर कर रहे हैं। सबके सामने एक ही परिस्थिति है कि उनके अधिकार, उनका सुख, उनके संपत्ति सब छीने जा रहे हैं।
अब उनके पास ऑप्शन क्या बचेगा? ऑप्शन यही बचेगा कि आप इकट्ठे होइए, एक एकता रखिए, संगठित होइए, अपने अधिकारों को बचाने के लिए आपको इस बहुमत की तानाशाही के खिलाफ उतरना ही पड़ेगा। बाकी और कोई उपाय मेरे को तो नहीं लग रहा है, क्योंकि दुनिया में ही ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत ही इस दौर से गुजर रहा है। अभी इंडोनेशिया में पिछले 10 दिन से वहां युवा रोड पर है। ये हालत है इंडोनेशिया में कि वहां 10 दिन से युवा रोड पर है। अमेजन में इतनी बड़ी आग लग गई है कि पुर्तगाल और बुल्गारिया के क्षेत्रफल के बराबर जंगल जल चुके हैं। और ऐसा भी है कि राजस्थान में तक आग लगी है, जंगलों में, खासकर रेगिस्तान वाले हिस्से में। थोड़ा बहुत जो ताल छापर चूरू इधर है वहां भी आग लगी है। तो कहने का मतलब है इस धरती पर कहीं भी वो नहीं लग रहा है मुझे कि एक मानवता और प्रकृति का कोई संबंध सही चल रहा हो। मतलब ना तो मानवता है वो बच रही है, ना ही प्रकृति बच रही है। अभी हैदराबाद यूनिवर्सिटी का ही देखा हमने, किस तरीके से प्रकृति और मानवता का कितना एक संबंध खराब हुआ, क्या परिस्थिति हुई। अब यही है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, जनता शक्ति विहीन हो गई है। जनता के पास शक्ति नहीं रही और ये पैसा जो है कॉरपोरेट ने, इस पैसे ने जनता की शक्ति छीन ली और उसको छीन के इनके आकाओं जो जनप्रतिनिधि है उनको सौंप दी है। तो अब हमारे पास से शक्ति प्राप्त करने का तरीका यही है कि इनके जनप्रतिनिधि आकाओं को बाहर किया जाए। और वो बाहर वही होगा जब मतपत्र से, बैलेट पेपर से मतदान होगा। बाकी आप ईवीएम से वोट कराओगे, ऐसा ही होता रहेगा। आपकी शक्ति है वो हाईजेक कर ली जाएगी और इन आकाओं को, जनप्रतिनिधियों को देते रहोगे आप अपनी शक्ति। तो मेरा तो यही है कि हमारे साथ ना सरकार है, ना हमारे साथ उद्योगपति है। हमारे साथ सिर्फ हम जैसे ही लोग हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे विद्यार्थी युवा वर्ग हो, बस हम ही है। हमारे इस दुख एक जैसे है और हमारी परिस्थितियां एक जैसी है। तो पूरा विभाजन दिख गया है दुनिया में कि जनता और गरीब और जो अमीर है, बस वो विभाजन इतना बड़ा हो चुका है कि अब मुझे नहीं लग रहा है कि विभाजन जो है, ये खाई जो हो गई अमीर गरीब की असमानता की, वो कैसे कम होगी। और जो हम, आखिरी एक लाइन और है कि जो तकनीक की हम बात करते हैं, मशीन की बात करते हैं, जैसे जैसे दुनिया में मशीन और तकनीक आ रही है, एक चीज ये मान के चलिए कि वो मशीन और तकनीक वो नुकसानदायक ही होगी। शॉर्ट लॉन्ग टाइम के लिए वो बहुत नुकसानदायक होगी, क्योंकि मशीन और तकनीक अब धीरे धीरे लॉन्ग टाइम के लिए हानिकारक होने वाली है। शॉर्ट टाइम के लिए जरूर ये बहुत बड़ी लाभदायक है, चाहे वो एआई हो, चाहे कोई सा टेक्निक और मशीन हो। तो मशीन और इस टेक्निक से ये जो अमीर लोग है, अमीर वर्ग है, वो और पावरफुल हो रहे हैं और शक्तिशाली हो रहे हैं। और इन्हीं मशीनों का उपयोग करके जनता गरीब को और ज्यादा कमजोर, संसाधन विहीन बनाया जा रहा है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि हमारे जो मशीन और तकनीक के नाम पर उद्योगपति कब्जा कर रहे हैं और उनको पूरा ये जनप्रतिनिधि मदद कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद हनुमान राम जी, आपने अब मैं परिस्थिति का। रामनारायण जी, आपको मैं सेकंड दुख में ले जा रहा हूँ। मैंने अभी तक आपको धरती का दुख बताया, धरती की लूट खसोट किस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर हलचल है, लेकिन भारत की हलचल जनसंख्या के साथ में जो है को रिलेट करती, प्रोपोर्शनेट सिस्टम है इसके। हम ज्यादा हैं तो ज्यादा खा रहे हैं, हम ज्यादा हैं तो हमें ज्यादा जरूरत है। मैं ये एक बात आपको रामनारायण जी कहना चाह रहा हूँ कि इस धरती पर चाहे मछलियां छीनी गई हमारे से, चाहे हमारे से ये
धरती मैदान छीना गया, चाहे बायोडाइवर्सिटी ऊपर की छीनी गई, जो कुछ भी हमारे से हुआ, लेकिन इसके साथ प्रकृति भी सहयोग नहीं कर रही है। बायो कैपेसिटी जो पृथ्वी की है, वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि 1.7 टाइम पृथ्वी चाहिए इस मानव सभ्यता को जिंदा रहने के लिए, अर्थ ओवरशूट डे के डेटा के तहत में। अब 2.25 लाख 2.25 पृथ्वी हमारे पास उपलब्ध नहीं, पृथ्वी तो सेम है। इस पृथ्वी को सेम को जैसे कब्जा, मैंने कहा समुद्र का कब्जा कैसे हुआ इसकी बात बताई, यहाँ की क्लस्टर करके कैसे बात बताई, ऊपर की बायोडाइवर्सिटी में कैसे बात बताई, ये तो कब्जे हुई सो हुई। अब इसकी उपजाऊ शक्ति जो है वो बहुत कमजोर है। बायो कैपेसिटी जिसको कहते हैं कि जैसे फल लगने वाले हैं, 10 फल की जगह 6 फल लग रहे हैं, उपज कम हो रही है। इन सारी परिस्थितियों में भारत का 142 करोड़ की पॉपुलेशन के सामने खतरा है। अब जो 5 किलो अनाज खाने वाले लोग हैं, उनका ट्रांसपोर्ट होकर के आयात तो होकर के माल आ जाएगा बाहर से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से। अमेरिका ने कह दिया, ये लाइन चल रही है हमारी, अमेरिका ने कह दिया मेरा माल खरीद तू, सीधी सादी बात है, टैरिफ तेरे को ढंग से लेना है तो मेरे जहाज आएंगे, तू रोकेगा नहीं और तू खरीदेगा। इनको तालियां पीटा करके ये करने का 5 किलो दे रहे हैं, वो दिए हैं, वो जो कुछ भी है, लेकिन इसमें हम फंस रहे हैं। जो किसान वर्ग है, ये वर्ग है, तो क्योंकि हमारी छोटी मोटी, मान लो मेरे पास में जोत है, उसकी कैपेसिटी कम हो रही है। अब मैं तो उस रेस में भी नहीं आ पा रहा हूँ, उस प्रतियोगिता में हुई नहीं, क्योंकि जो धरती, अच्छा जो धरती एक क्लस्टर के फॉर्म में ले रहे हैं, वहां केमिकल डाल के, मशीन का डाल के उस धरती का सत्यानाश पूरा कर देंगे ताकि आइंदा भारत के लिए पैदा ही नहीं हो। इसका मतलब है कि भारत के लोगों को जिंदा रहने के लिए बाहर के लोगों से माल मंगाना ही पड़ेगा, चाहे दाल मंगाए, चाहे तेल मंगाए, चाहे भोजन मंगाए। इस सारी परिस्थिति में रामनारायण जी, आप क्या सोचते हो? आप खेती भी कर रहे हो, आपको पता भी है मध्य प्रदेश बहुत उपजाऊ जगह भी है, तो इन मामलों में आपकी परिकल्पना क्या कहती है कि क्या हमें अच्छा है, आ जाएगा बाहर से माल, खा लेंगे, मस्त रहेंगे, और क्या है, थैली पैकेट मिल जाएगा इसमें? रामनारायण जी। जी साहब, बहुत बढ़िया, अच्छे चैप्टर लिए हैं, बढ़िया। वैसे तो आज मेंबर कम ही है, लेकिन मुद्दा बहुत तगड़ा है आज का। और मैं तो अब कभी कभी सोचता हूँ कि मैं आज 2 साल से आपसे जुड़ा हुआ हूँ, और वाकई आपने जैसा अभी शुरू में मेरे पे पूछा था, जब ये अपना कार्यक्रम चालू नहीं हुआ था, कि मैं जो है वो आप मध्य प्रदेश में और क्यों नहीं जोड़ पा रहे, तो वास्तव में अकेला ही पड़ गया बिल्कुल पूरे, मतलब इतनी बड़ी जनसंख्या है। मैं लोगों के सामने कभी कभी ये चर्चाएं करता हूँ कि भाई मैं ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत से जुड़ा हुआ हूँ, हमारे बहुत बड़े बड़े जो है वो ज्ञानी लोग आते हैं, बहुत बड़े बुद्धिजीवी लोग आते हैं, उसके ऑल इंडिया से, यहाँ तक कि विदेश से भी आते हैं, लेकिन वास्तव में पब्लिक में कोई वो दिशा निर्देश ही नहीं। उनको तो बस टीवी देखना, आज के युग में जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है उसके ऊपर है, धार्मिक चक्कर में, आज ये धर्म के चक्कर में, वेदों के चक्कर में गांव अभी खूब कथाएं हो रही। पहले हम जो है हमारे कल्चर में ये चीज अपना टॉपिक में नहीं आ रही है कि ये लोग, हाँ, लोगों को अपना एक माइंडसेट है, लोग उस लेवल हाँ, तक नहीं, ये इंटरनेशनल एरा को नहीं समझ पा रहे हैं, दुनिया की बदलती दिशा को नहीं पकड़ पा रहे हैं। उन लोगों को, ये बेचारे मजदूरी करने वाले लोग हैं, इसलिए हम इन पे बहुत ज्यादा ओढ़मा नहीं दे सकते। लेकिन सरकार का जो सेटअप है उसको हमें समझने की जरूरत है कि सरकार की दिशा जो पकड़ी जा रही है, उस दिशा के अंदर आपका भोजन कम होगा, तो या तो हम भोजन कम खाएं, या तो हमारी कैपेसिटी 2-4 रोटी खाने की है तो 3 में करें, हमारी लाइफ स्टाइल बदले, जैसे मोदी जी कहते हैं कि आप अपनी लाइफ स्टाइल बदलिए, या हम इन पेड़ पौधों को, पत्तों को खाने की दिमाग लगाएं, इसकी कोई रिसर्च माइंड सेट करें। क्योंकि बायो कैपेसिटी का सवाल मैंने किया है कि बायो कैपेसिटी इस धरती की, पर्टिकुलरली भारत के बारे में मैं कह रहा हूं कि कम हो चुकी है। चाहे ये कुछ भी अपनी बातें करे होगा, हम बीज दे रहे हैं, 109 दे रहे हैं, हम इसमें बायोसेफ्टी के लिए ये ला रहे हैं, न्यूट्रिएंशन वैल्यू ला, ये मैं इन चीजों में बहुत गहराई से पढ़ के मैं आपके बीच में बात कर रहा हूँ। इस धरती पे उपजाऊ शक्ति कम हो गई है और जनसंख्या उसी लाइनों पे, एक्शन पे है, इतने लोग हम हैं। अब ये लोग बाहर से ला करके हमें चीज दे देंगे, ये भी हमें दिशा दिख गई कि भाई लाएंगे, नहीं आए तो क्या करेंगे। ये सारी परिस्थितियों के अंदर जो आदमी खुद पैदा कर रहा है, आप जैसे पैदा करने वाले किसान वर्ग के लोग हो, राम प्रसाद जी है, मैं हूँ, सारे जो लोग खेती कर रहे हैं,
वो लोग मामूली सा अनाज पैदा करके मान लो कोई पेट भी गए तो दाल कम पड़ गई, दाल पड़ी तो तेल कम पड़ गया, तेल हुआ तो कुछ और कम पड़ गया। यानी मार्केट के साथ अटैचमेंट, जैसे मैं सामाजिक सहकार की जो बात करता हूँ वो क्यों कहता हूँ, अरे मिल बैठ के खा लो, बैठ लो, ले आओ उस पुराने 100 साल वाले वो सिस्टम, जो न्यायिक व्यवस्था, खा पंचायतें, दूसरा तीसरा इस सिस्टम जो था उसको वापस टंटोल लो, उनमें कुछ दम था। आज जैसे उजमा के हमारे साथी जुड़े हुए हैं तो एक उदारवादी जमींदार था, ये उदारवादी जमींदार टोटल कोलैप्स होकर के, जिसकी बायोकैपेसिटी जीरो होकर के, सारा खत्म होकर के, और यदि ये मानव सभ्यता जिएगा उसके अंदर किसान वर्ग पिसा जाएगा, ये मेरा चिंतन है। और ये मध्य प्रदेश जैसी धरती उपजाऊ धरती है, ये लोग भी सोए बैठे हैं, तो इनको ये बात तो मीटिंगों के मार्फत जानी चाहिए कि देखो तुम इस दिशा में बढ़ रहे हो, ये जमीन वगैरह तो ऐसे कब्जे होगी, समुद्र ऐसे कब्जे हुआ, ये जमीन क्लस्टर से कब्जे हुई, यहाँ पे इन्होंने बायोडाइवर्सिटी ये चीज ले ली, ये ले ली, लेने के बाद में इनकी कैपेसिटी कम है, चाहे कोई भी। अब ये मान लो बहुत ज्यादा इसमें खाद ताल कोई मान लो इसको पैदा भी करेंगे, जमीन का छीना, इंडस्ट्री लगना वो एक पार्ट, यानी कि उपजाऊ शक्ति कम होना वो भी तो इसमें पार्ट हो रहा है, एनवायरमेंट बिगड़ रहा है वो भी तो इसका हिस्सा हो रहा है। अब ये मानव जो है, इस मानव में जिनके पास खेत है, जिनका प्योरली खेत पे निर्भर है, जिसका कोई दूसरा धंधा नहीं है, उस आदमी की सामत बिल्कुल सामने आ गई है, उसकी उपज कम हो गई, उसका भाव कम हो गया, उसकी इनकम, तो या तो हम सुधर जाएं, खर्चे खाते टोटल बंद करें, ब्याह शादी आने टाने सारा कुछ उस पर दिमाग लगाएं, या फिर हम खाने पीने के अंदर अपनी सुधार करें। हमें सुधरना भी है, गवर्नमेंट पे नजर भी रखनी है, जमीनें हमारी जानी है, जाए न तो भी उसकी यूटिलिटी, चाहे सोलर के बहाने, चाहे वक्त के माले जाए, चाहे समुद्र तट पे जाए, ये सारा कुछ ढांचा अपना सामने है, लेकिन बायो कैपेसिटी कम है। तो क्या हम लाइफ स्टाइल बदले, सवाल नंबर 1, क्या हम उस तरह से जैसे उदारवादी जमींदारा के तौर में हमारे 100 साल पहले के पूर्व जैसे जी रहे थे, एक दूसरे के सहयोग से खेती भी करते थे, आपस में मिल बांट के खा रहे थे, जिसका मैंने सामाजिक सहकार नाम दे करके मॉडल गांवों में करीब 50 गांवों में मैंने बात की, हर 22 तारीख को मैं यह बात उठाता हूँ। बड़ा एक सवाल है हमारे सामने कि बायो कैपेसिटी कम होना, धरती की बायो कैपेसिटी कम होना तो डायरेक्ट पड़ा ना भाई, बायो कैपेसिटी, बाकी तो जमीन छीन ली, लेकिन आपके पास रामनारायण जी जमीन रह गई 20 बीघा, मेरे पास रह गई 30 बीघा, फूल कुमार जी के घर वालों के पास भी 40, हम कोलैप्स क्यों हो? जमीन तो है ना, जमीन छीनने की बात एक हो गई, लेकिन जमीन छीन के भी जमीन जिनके पास है उसका क्या हाल हो, सवाल मेरा यहाँ खड़ा है। तो इस पे आप क्या सोचते हो कि क्या हम मिलें आपस में, या कम खाएं, या हमारे खर्चे कम करें, क्या सोचते हैं? तो देखो फूल कुमार जी को लेता हूँ। बिल्कुल, अब बहुत अच्छे मुद्दे की बात है, आज उदारवादी और जमींदारा पे आना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, अन्यथा कुछ लोग जो है गांव से निकल के थोड़े पढ़े लिखे हो गए या किसी सर्विस में लग गए तो वो शहरी लोग बन गए और वो उसमें शामिल हो गए। किसान को बचना है तो गांव का माल गांव में, आपके ढोर है, आपका अनाज है, आपकी खेती बाड़ी है, उसको बटोर के रख लो, उसमें जो पके वो अपन खा लो, बचे तो बाजार में भेजो, नहीं तो अन्यथा वहीं आदान प्रदान कर लो अपने रिश्तेदारी में, मैंने गेहूं बोया, उसने चने बोया, उसने दाल बोई, उसकी दूध है, मेरे यहाँ दही है। मतलब ये जो वास्तव में जो पुराना जो जमींदार जो उदारवादी जो कल्चर है, इसके अलावा किसान के पास कुछ नहीं, नहीं तो वही हमारी जमीन पे बड़े बड़े फार्म हाउस बनेंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनेगी, और हम लोग हमारी जमीन पे बड़ी बड़ी मूछ रख के और सैल्यूट मारेंगे उन्हीं जो है वो धन्ना सेठों को, उनके ड्राइवर बनेंगे, उनके गार्ड बनेंगे, और हमारी महिला उनके घर के उनके बंगलों के सामने झाड़ू पोछा करेगी, वहां पे झाड़ू निकालेगी। ये सीन बनना है, ये तय हो गया साहब, यदि ये किसान वर्ग नहीं समझे तो। अभी गांव गांव देखो तो मैं फिर वही घूमा फिरा के लाता हूँ, तो ये वो कोई भागवत कथा चल रही तो कोई कौन सी कथा चल रही, तो कोई आज राम जन्मभूमि है तो पूरे पागल हो रहे लोग राम जन्म के चक्कर में, बिल्कुल जगह जगह बिल्कुल, अरे भगवान का जन्म है ठीक है, मना लो 5-10 मिनट के लिए, पूरे दिन आज उसमें लग जाएंगे। और हर गांव में कथा हो रही है, हमारे यहाँ देख लो तो भागवत जी, राम कथा, फलानी कथा, ढिमकी कथा, और ऐसी बुरी हालत है किसान की कि मतलब वो समझ ही नहीं पा रहा। और बिल्कुल दिन भर जो है वो टीवी देखते हैं, टीवी में जो ढेर परोसा जा रहा है वो घर में आके उसका जो उपयोग होता है। और खेती बाड़ी में आपने बताया ना, वाकई जमीन 1.7 होगी तो ही पूर्ति होगी। वास्तविकता में जहां फसलें जो पहले होती थी, ये सोयाबीन, हमारा सोया प्रदेश है, 8 कुंटल बीघे की होती है, आज 2-2.5 कुंटल बीघे पे आ गई है।
मैं दिन भर इसमें 50 बार इस पे फोकस करता हूँ किसानों के साथ कि भाई आपकी जमीनें चली जाएगी, आप कर्जे में दलदल में घुसते जा रहे हो, सरकार का कर्जा, प्राइवेट बैंकों का कर्जा, ये 0% वाला ये कर्जा, दुकानों का कर्जा, किसान जो है कर्जे में मध्य प्रदेश का यहाँ झूल रहा है जैसे पानी में डूबता हुआ आदमी, कभी नाक में घुस रहा, कभी मुंह में घुस रहा है, और एक दिन वो डूब जाएगा, फिर थोड़े दिन बाद डूबना है उसको तय है। अभी हमारे यहाँ जैसे ये जो सोसाइटी का जो पैसा मिलता है बिना ब्याज का, 50% लोगों ने जो है नहीं भरा, वो 12% भरेंगे। 2 दिन 28 तारीख निकल गई उनकी, लास्ट डेट थी उनकी 28 तारीख। वो मैंने एक कैलकुलेशन बैंक का ही वो स्टेटमेंट आया, 60% लोग बचे हैं, 60%, यानी कि 60% लोगों को 12% देना ही देना है। अब जो 0% में काम हो जाता था, किसान उस 0% वाला पैसा भी नहीं भर पा रहा। उससे आप अंदाजा लगा लो कि किसान कितने कर्जे में डूब रहा है, क्या स्थिति है, उसके पास पैसे ही नहीं है, खाली पैसे आज देके कल वापस ले लेना है। वो पैसे 12% में, कुछ लोग तो जो 40% जिन्होंने भरा भी है ना साहब, तो बैंकों के सामने दलालों ने कुर्सियां लगा के बैठ गए हैं, ले भैया 2 लाख आज दो, 3 दिन बाद वापस देना, 10% इसका मेरा, 5% इसका, 2, 3, 4, 5% में दे के उनका वो पैसे भरवा के और उसमें मोटा पैसा कमा रहे हैं उसके अंदर। ये दलाल लोग बैठ गए बैंकों के सामने, सरकार के सामने ही सब हो रहा, बैंक वाले मिलकर ये सब काम कर रहे हैं। जितना भ्रष्टाचार, इतना व्यभिचार, इतना जो आज की समय में मैं जो 10 साल से जो स्थिति देख रहा हूँ इस देश की, खासकर जो है वो राजनीतिक लोग मिलके और सरकारी कर्मचारी लोग ये सब मिलके सत्यानाश कर दिया इस देश का। मतलब ना कोई सोयाबीन का भाव तो कोई देख रहा है, नहीं, वो तो देखो रामनाथ जी, पैसे आपको दिए इसलिए है, आपकी जमीन को लेने का एक बहाना हो, पैसा तो इनको अपना होता है, इसलिए ये तो अपने को मॉडल कंसेप्ट तो अपने को क्लियर है, पूरा सिस्टम जो है ना वर्ल्ड लेवल का हमारे माइंडसेट का क्लियर है, क्योंकि हम एक जीव हैं, तो इससे पैसे तो हमें इसलिए दिए और देंगे, ये पैसे और देंगे, ऐसा नहीं है, और देंगे, जहाँ भी आपको जरूरत पड़ेगी देंगे। लेकिन आपके, अब मान लो मैं पैसा भी नहीं लूं, कुछ भी नहीं करूं, हमारे जैसे मान लो 10% जिद्दी लोग हो जाएंगे, भाई चलो कुछ नहीं हमारे अभी है, लेकिन ये सोसाइटी इटसेल्फ जो है उदारवादी जमींदारा से हट करके और एक नई लाइन पकड़ के मार्केट ओरिएंटेड जीवन जीने को आतुर है और उस तरफ बढ़ रही है। जैसे आप हरियाणा के गुड़गांव में जाओ और इस बेल्ट को, दिल्ली के आसपास को जाओ, तो वो पिज्जा के बिना जिंदा नहीं रह पा रहे हैं, जबकि पिज्जा करने के लिए आपकी पृथ्वी की बायो कैपेसिटी कम हो रही है। ये सोसाइटी के हिस्सा जो लोग हैं वो इस तरफ डाइवर्ट नहीं कर पा रहे हैं इस सोसाइटी को, जो क्योंकि बाकी लोगों को तो देखो वो पहले काम यही करते थे, इंडस्ट्री के पार्टी थे वो, तो चाहे चपरासी था, चाहे ड्राइवर था या गार्ड था, हम लोग वो नहीं थे। किसान अपनी जमीन पे काबिज था, पैदा करता था, तो पैदा कम हो गई, ये मेरा एक सवाल हो गया। इधर सरकार ने उसमें कील ठोक दी और रई सरी छीनने की तैयारी हो गई। तो ये जो वर्ग है किसान और किसान के साथ अटैच जो मजदूर है, इस वर्ग की दुर्गति बहुत भयावह मुझे जो दिखती है, कई बार सोचता हूं कि ये लाइन गलत है, उसके कारण है। यदि हम थोड़ा सा सुधर लें, थोड़ा सा हमारी लाइन चेंज कर लें, जीने का एक तरीका हम एडजस्ट कर लें, आपस में मिल बांट के सामाजिक सहकार के भाव से जिंदा रह लें, या मेथड जो जमींदारा हमारा है वो उदारवादी सिस्टम पे आ जाए, उसमें मॉडिफिकेशन जरूरी है। क्यों उदारवादी में भी कई बार हम ठगे गए थे कुछ लोगों के द्वारा। उदारवादी हमारा था, जैसे हम जिन लोगों को पाला पोसा, खाती लवा, इनको पाला, इनको सबको साथ लिया, उन्होंने भी कुछ खुटपुट की हमारे साथ में, वो बेकावे में आके उधर की तरफ चले गए। इसका मतलब ये हुआ कि उदारवादी जमींदारा में भी मॉडल में थोड़ा उसको मॉडल चेंज करते हुए, यूनाइट होते हुए, उस जमीन को रख करके उसकी बायो कैपेसिटी चाहे कम हुई है या जमीन के अंदर एनवायरमेंट से नुकसान हुआ है, लेकिन जीने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। एवॉइड मार्केट या मिनिमम मार्केट की थ्योरी पे जाना पड़ेगा, मार्केट की या बैंक की नजरों से हमें सेपरेट रहना पड़ेगा। इन सारी परिस्थितियों का हमारे साथ में समावेश किए बिना हम इस पृथ्वी के जो प्राणी जिस लेवल के हैं, विशेष तौर पे किसान, बड़े संकट में आएंगे। फूल कुमार जी। हाँ जी सर, नमस्कार आप सभी को। मेन बात, चैलेंज सबसे बड़ा यही है कि सबसे पहले जहाँ हैं वहीं बने रहें, यही बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी कि जो बचा हुआ है एक तो उसको होल्ड करके रखो। दूसरा ये है कि
ये भी देखो, यहाँ पे अभी तक सिर्फ ये चिंता चल रही है कि किसानों पे मार पड़ रही है हर तरफ से, लेकिन साथ में इस चीज़ का चिंतन अभी तक नहीं आया इस डिबेट में कि ये जो डेढ़ छाने बन के ये सब चीज़ें कर रहे हैं, इनको लॉन्गर टर्म में आने के बाद क्या नुकसान होने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसानी का रास्ता ट्रम्प को, अमेरिका को दे दिया है, वहाँ से यहाँ प्रोडक्ट आएँगे, तो एक हिसाब से वो मार्केट किसकी इम्पैक्ट होएगी? अडानी अंबानी की। ऐसा थोड़ी है कि अकेले हम ही मारे जाएँगे। यहाँ पे अगर उनके प्रोडक्ट आएँगे तो ये अडानी जो सपने ले रहा है, ये जो किसान आंदोलन चला 13 महीने लंबा, कि जो ये अनाज का कटोरा बोलते हैं, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी बेल्ट जो है, इसके साथ लगता जो हरा एरिया है राजस्थान या मध्य प्रदेश तक का, ये यहाँ पे जो नज़र गड़ाए रखी थी इसने, अब अगर यहाँ पे साथ-साथ कॉम्पिटिटर आ जाएगा अमेरिका वाला, तो ये कितना यहाँ पे कितना बोलेगा ये? तो नुकसान तो इनको है सबसे ज़्यादा तो। एक तो बंद मार्केट थी, बंद मार्केट में खेलते खूब। अब उसके आने के बाद कॉम्पिटिशन ये होगा कि प्राइस डाउन जाएँगे। प्राइस डाउन जाएँगे तो इनका क्या प्रॉफिट मार्जिन घटेगा नहीं? जो ये अडानी अंबानी जियो मार्ट में अंबानी का चलता है, जिसका चलता है, इनका प्रॉफिट मार्जिन घटेगा नहीं, इनको क्या दाम घटाने नहीं पड़ेंगे? तो नुकसान ये डेढ़ छान में कर रहे हो, चाहे ये अपनी फंसी में कर रहे हो, इनकी कोई रग पकड़ रखी होगी, लेकिन मरेंगे तो ये भी। इनको कौन छोड़ देगा? क्योंकि कारण एक और बताऊँ, सबसे बड़ी बात, अमेरिकन या यूरोपियन जो ब्रांड होती है, खासकर खाने की, उसकी पौष्टिकता की ब्रांड वैल्यू, परसेप्शन वैल्यू जिसको बोलते हैं, वो हमारे वाले मिलावटियों से बहुत ज़्यादा है। इनको वो इतना मार्केट से आउट कर देंगे कि इनको समझ में नहीं आएगी तुम लोगों ने ये गलती क्या करवा दी, मोदी या जो भी ये अपने आप को मानते हैं कि खुलवा दिया एग्रीकल्चर का मार्केट। मैं थोड़ा सा इंटरवेन कर रहा हूँ आपके साथ में। इंटरवेन ये कर रहा हूँ, हमारे जेब में पैसे नहीं होंगे उस न्यूट्रिशन को खाने के लिए, हमें तो मोदी देगा ना पैकेट में। जो कचरा हो सकता है अडानी वाला दे दे, और शेर शौकार मेन बात बढ़िया का माल आप नहीं, आप फिर वहीं जा रहे हो। आप वो ठीक है, मैं आपकी उस चिंता से वाकिफ हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन आपने एक बात और देखी होगी, यूनिलीवर जैसी जो कंपनी है, बाहर की कंपनी है, वो जब ये लोग गेम खेलते हैं मार्केट से किसी को आउट करने का, तो ये इनकी जो प्रोडक्ट सस्ता करके बेचने की जो ड्यूरेबिलिटी है, लॉन्गेविटी है, ये 20 साल तक भी सस्ता बेच लेंगे, इसलिए कि अडानी आउट करना है या जियो मार्ट आउट करना है। तो आप देखना ये चीज़ 10 साल के अंदर, 5 साल के अंदर अगर ये जो खोल दिया गेट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, तो मेरा मानना ये है कि हमारे को इसमें अपॉर्चुनिटीज़ पे ध्यान देना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब है कि साइकोलॉजिकल जो वार गेम अब शुरू होने वाला है या हो चल ही रहा है, उस गेम में ये डाउन जाएँगे। अब अगर वॉलमार्ट यहाँ आ गई, अमेरिका की जो फूड चेन है, अगर वॉलमार्ट यहाँ आ गई तो वो तो भाई सीधी-सी बात है, आते ही कॉम्पिटिशन तो करेगी। लेकिन उसकी जो ब्रांड वैल्यू है, जो परसेप्शन है इंडिया में, कहने को ये अंग्रेज़ों को गाली दे लो, कहने को ये वेस्टर्न कल्चर को गाली दे लो, लेकिन सबसे ज़्यादा उसके पीछे लगू तो यही हैं। सबको पता है कि भैया वहाँ की ब्रांड है तो वही वैल्यू है। आप कपड़े में देख लो ना, कपड़े में जब आम लोग हमारे यहाँ कपड़ा पहनते हैं, या चाहे अपर क्लास पहनती है, चाहे कोई सी पहनती है, जब सही में फैशन की बात आती है तो बाहर की ब्रांड चूज़ करते हैं, लोकल ब्रांड नहीं चूज़ करते हैं। तो अगर खेती में ये ब्रांड आ गई ना, तो आप ये मानिए कि एक तो वॉलमार्ट वाले इनको पहले उतरेंगे तो मार्केट कैप्चर करने के लिए, क्योंकि मार्केट का फंडा है, मार्केट का प्रिंसिपल ही ये है कि भाई 10-20 साल इतना डाउन चलो कि जो कंपटीशन वाला वो अपने आप ही हाथ खड़े कर जाए। कितना सस्ता कर बेचेगा वो? उससे बिकवाएंगे कम। हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ये देखनी चाहिए कि जो ये वॉलमार्ट या जो ये बाहर वाले आ रहे हैं, इनके ज़रिए हमारी किसान यूनियनों को, हमारे जो किसान नेता या समाज के चिंतक हैं, इनको देखो, जब तक ये अमेरिका से यहाँ नहीं आए थे तो हमारे वालों के लिए वहाँ जाना मुश्किल था। अभी तो ये बढ़ने लगे आगे, तो हमारे हर एक जिले लेवल पे ऐसी किसान यूनियनों को समझाया जाए और ऐसी यूनिट बनवाए जाएँ कि इन वेस्टर्न जो फूड वाली कंपनी है, इनके साथ अपना पैचअप करो और सीधा अपना डेयरी प्रोडक्ट है या जो भी माल है, इनको दो यहाँ पे। ऐसा तो नहीं है कि सारा सौदा, देखो मेन बात क्या है कि बाहर से वो माल लेके आएँगे वहाँ से बना-बनाया, लेकिन इतना भी नहीं है कि सारा वहीं से आएगा, कुछ तो ये यहाँ पे भी बनाएँगे। अब उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। यहाँ फ्रांस में फूड की चेन है, कैरेफूर है, औशॉन है, ईडी है, एलडी है, ये सारी हैं।
इनमें सबके अंदर एक स्पेशल सेक्शन होता है ब्रेड का, जो कि ताजा ब्रेड होता है, वहीं बनाते हैं वो उस शोरूम पे ही। उस शोरूम पे ही वो ताजा ब्रेड बनता है वहीं के वहीं। उसमें घी भी चाहिए, उसमें दूध भी चाहिए, उसमें आटा तो मान लो भाई वो कहने वाली बात है कि भाई गेहूँ वहीं से लेके आ रहे हैं, ले आएँगे। चलो और भी ले आएँगे, लेकिन क्या 100% ले आएँगे? 10, 20, 30, 40, 50% कुछ तो यहाँ से भी ले लेंगे। यहाँ पे हमारी यूनियनों को आप लोग ये मैसेज करवाओ स्मार्टली कि तैयारी अब आगे इस बात की करो कि यहाँ से तुम लोगों को ये बल्कि इस अपॉर्चुनिटी को हमें ये अडानी अंबानी के शिकंजे से निकलने के लिए चूज करना चाहिए, क्योंकि देखो मेन बात ये है कि जो मॉडल तो सारे गुलामी के हैं, लेकिन इनसे क्रूर और इनसे इनसे निर्दयी तो मॉडल किसी का भी नहीं है। ये तो अपने धर्म का बोल के आप केस करते हैं। वो कम से कम ये तो पता है दूसरे हैं, लेकिन वो फिर भी अब हमारे गाँव में कस्टमरी लॉ देने वाले अंग्रेज थे। बावजूद इसके थे कि वो लुटेरे भी थे, हमें लूटते भी थे, लेकिन उन्होंने कभी हमारे कस्टम कल्चर के अंदर एंटर नहीं किया। ये तो कस्टम कल्चर के अंदर तक जाकर के, जैसे अब बताया जा रहा है कि भागवत कथा, पुराना कथा, दकड़ा कथा, वहां तक जाकर के आपका ब्रेन वॉश करके आपको पंगु कर रहे हैं। कम से कम इनके साथ लग के हम टाई अप करेंगे। नहीं, वो तो फूल कुमार जी वोट की राजनीति के लिए कर रहे हैं, इनको नहीं है। अरे आप समझते ही नहीं हो सर, फिर वोट की राजनीति नहीं। आप इसको इतना छोटा मत मानो कि सिर्फ वोट की राजनीति है। ये सिर्फ वोट की राजनीति नहीं है, ये न्यूरो साइकोलॉजिकल गेम है, जैसे मशीन लर्निंग में वोट को परमानेंट करने के लिए नहीं है सर, इतना नहीं है, सिर्फ वोट का नहीं है सर, सुन तो लीजिए। वोट नहीं है सिर्फ, आपके घरों का मान सम्मान, आपकी बेटियों को मंदिरों में देवदासी बना करके गैंग रेप करके भी आपको वहां पे भी ये कहेंगे धर्म का पालन हो रहा है। ये वहां तक ले जाने की चीजें हैं। कई बार एक लिस्ट आती है इस पे, क्या बोलते हैं सोशल मीडिया पे, कि अंग्रेजों ने कौन से कानून बंद करवाए थे। उनमें ये सारे ऐसे बढ़िया कानून 100 के करीब कानून है। ये सारा दौर वापिस आएगा अगर ये नहीं कंटिन्यू रहे तो। ऐसे में हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि जो ये वेस्टर्न कंपनी आ रही हैं, इनके साथ किसान यूनियन ने अपना पैचअप कर लें और इसको यहाँ पे मैं अंबानी को आउट करते हैं। फूल कुमार जी, मैं आपको रोक रहा हूँ। मैं यदि ये कहूँ आपको कि मैं यदि प्रोटेक्शन माल बनाऊं मेरे समाज की, जैसे खाप लगे, हम लगे, सारे लगे, कि हम अपने भोजन को अपने तरीके से खाएं और बाहर की एंट्री को हम ले ही नहीं, क्योंकि इकोसिस्टम भी है। यहाँ का आदमी बाजरी खाता है। सर एक ये इल्यूजनस सर ये एक इल्यूजनस आइडियल बात कर रहे हो आप, और आइडियलिज्म कभी चलता नहीं। मैं यही कह रहा हूँ कि क्या ये बात बिल्कुल हवा में है मेरी वाली बात, या चुपचाप जब हम आंधी में घेरे गए तो एक तरीका तो ये है कि हम ऐसी जगह बैठ लें दुबक करके कि भी हमें आंधी भी नहीं आए और हमारा कुछ ढांचा भी, हमारे खेत है, हमारी चीज है, हम खा लें, बैठ लें, बांट लें, कर लें। ये एक तरीका, ये एक लोग उनके साथ अटैच हो। आप सर आपकी बात नहीं, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। अभी आपने 2 मिनट पहले आपने ही बताया कि हमारे उदारवादी जिम्मेदारी में एक कमी रही है कि हमने सबके साथ बांट के खाया, मिल के खाया, लेकिन वो हमारा साथ छोड़ गए। अब आप उधर से दूसरा, फिर आप वही उसी बात पे आप जाने की फिर कह रहे हो कि भैया बांट के खा लो, ये कर लो। वो प्रैक्टिकली वो फेल्ड है, नहीं हो रहा। तो हम क्यों चिंता कर रहे हैं सबकी? जो ओबीसी या जो भी था, जो हमारे साथ काम करता था खेतों में, उसी की तो बात कर रहे हो आप। छोड़ के चला गया वो हमें, तो हमने उसकी चिंता नहीं करनी है। वो हमारी चिंता, एक बात बताओ ना आप, 13 महीने चलाया हुआ किसान आंदोलन देखने के बाद भी अगर हरियाणा में ओबीसी, SC, ST इन्हीं को वोट करता है, वो ये नहीं देख रहा है कि भैया यही वो लोग हैं जो इनसे तुम्हारा पीछा छुड़वा सकते हैं, इनके साथ लग लो। एक कोई बीजेपी RSS का 2 दिन पहले हरियाणा में घूम जाता है, जाट राज आ जाएगा, जाट राज आ जाएगा, तुम्हें मारेंगे, इतने डर से ही अगर ये भाग खड़े होते हैं, तो फिर ये किसके लायक हैं? ये वहीं पीछने के लायक है जहां ये पीछे जा रहे हैं। ऐसे में हमें इनके साथ सिर्फ उतना ही निभाने की सोचनी चाहिए जितना कि रेसिप्रोकल उसमें आता है हमारे पास, कि भैया अगर ये हमारी केयर कर रहे तो इनकी करो, नहीं तो अपना सोचो भाई, सीधी सी बात है। और पहली बात एक और बता दूं आपको, जब उदारवादी जिम्मेदारी का मॉडल बूम पे था, तो उस टाइम पे बूम पे इसलिए था क्योंकि इकोनॉमी, जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, उस पे हमारे जैसी कम्युनिटीज का 100% वो था, कब्जा कह लो, चाहे हमारा वो एग्जीक्यूशन कह लो। कब्जा वर्ड तो मैं नहीं कहूंगा, एग्जीक्यूशन वर्ड कहूंगा। तो वो था, वो हमारा छूटा हुआ है, तो ये तो जाएंगे ही। ये तो अपना देखते हैं भैया कि भैया यहाँ ठीक है या यहाँ ठीक है। इनको पता है भैया यहाँ मरना है या यहाँ मरना है, लेकिन यहाँ कम मरना है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे स्टैंडर्ड कम है तो यहाँ नहीं, चलो वहीं चलते हैं। अब आप एक बात, 13 महीने किसान आगे मोदी को झुका दिया, फिर भी इनको ये समझ में नहीं आई कि भैया यही वो लोग हैं जो तुम्हें इससे निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या ये वाकई में पिछड़े हुए हैं?
इनको वैसे ही नहीं कहा जाता कि ये पिछड़े हुए हैं। ये इसलिए पिछड़े हुए हैं कि हरियाणा में भी अगर ये चीज नहीं देख के कर सकते, हरियाणा में कोई जाट के कारण थोड़ी ये गई है कि सरकार गई है। 78% जाट ने एंटी बीजेपी वोट दिया। हाँ, एक गलती जाट से हुई है कि उसने बट के वोट दे दिया, कहीं इनेलो में चला गया, कहीं कांग्रेस पे आ गया, कहीं कोई बागी आ गया, इस चक्कर में जाट का वोट जरूर बटा है। लेकिन अगर टोटल में जाट देखो तो हरियाणा में आज भी 2024 में भी 78% जाट वोट जो है एंटी बीजेपी गया है, और 78% कोई कम नहीं होता। एनीवे, एक आपका माइक ऑफ है, आप मान सर आप माइक ऑन कर लें। दूसरी बात ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये आज मेरा पार्ट निकाल देना इस रिकॉर्डेड से, क्योंकि इसमें बहुत गंभीर बातें हैं, और ये बातें इनको पता लगेंगी तो ये इनके कान खड़े हो जाएंगे कि हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि जो ये अमेरिका वाली कंपनियां आ रही हैं उन्हीं के साथ मिलकर किसान यूनियन अपना अलायंस कर लो, लेकिन ये बातें चुपचाप ले जानी होंगी किसान यूनियन के अंदर कि भैया इनसे मिलके, कम से कम इनके साथ मिलके, ठीक है भाई, आर्थिक दोहन तो होना ही होना है, वो तो मोदी भी करेगा, वो तो अडानी अंबानी भी करेंगे, ये भी करेंगे, लेकिन ये कम से कम हमारे कल्चर की इंस्टीट्यूट तक तो नहीं जाते। हमें कल को हमारी बहू बेटियों तक पे गंदी नजर रख के उनको मंदिरों में देवदासी बना के लेके जाएंगे, तो कम से कम ये तो फायदा है हमें। और इनके साथ काम करने का एक और भी है बेनिफिट, इनकी वर्ड ऑफ माउथ मीन्स वर्ड ऑफ माउथ, ये उससे ऐसा फिरते नहीं है मोटे तौर पे देखा जाए तो। हालांकि गारंटी किसी की नहीं होती, लेकिन कंपैरेटिवली अगर ट्रस्टिंग का स्केल देखा जाए तो वेस्टर्न कंपनियों का ज्यादा है इन हमारे वालों से। तो मेरा यही इनपुट था, और इसको प्लीज मेरे वाले पार्ट को रिकॉर्डिंग से प्राइवेट निकाल लेना, अलग अलग लेना, पब्लिक में मत डालना। चलो वीरेश जी, अब आप क्या कहना चाहेंगे? फिर सुवालाल जी को लेता हूँ सारी टिप्पणी के ऊपर कि हम जिए कैसे, क्योंकि हमारे सामने जमीन गई, जमीन का उपजाऊ क्षमता गई, हमारा पर्यावरण गया, हम सारे हैं, वो सारा किसान के ऊपर डायरेक्ट हिट करने वाली बात है। बाकी किसी का तो कोई कहीं गार्ड रह लेगा, कोई कहीं कर लेगा, कहीं मजदूरी कर लेगा, जो मजदूरी करना उनको अमेरिका से अनाज आएगा, सारा कुछ ठीक है। लेकिन हम लोग जो प्योरली खेती पे आधारित हैं, उनके बारे में आप क्या टिप्पणी करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए? नमस्कार जी। देखिए, फूल कुमार जी ने कोई मुद्दा उठाया है और मुझे लग रहा है कि ये वास्तव में इफेक्टिव चीज़ है। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि जो ये तंत्र है, जो कॉरपोरेट का ये तंत्र है, ये पहली बार घबराया। जो पॉलिसी अमेरिका ने अब चली है, ये टैरिफ वाली पॉलिसी, भाई हमें ये तो देखना पड़ेगा कि इनका कॉरपोरेट का प्रॉफिट किसान का लॉस है। अगर फिर वाइस वर्सा हमें ये भी देखना है कि जो लॉस में जा रहा है कॉरपोरेट, तो डेफिनेटली किसान को तो कहीं ना कहीं फायदा होगा। ये चीज गहराई से एनालिसिस करने वाली है, जो मुद्दा फूल कुमार जी उठा के चले। हो सकता है मैं बहुत ज्यादा कन्विंस ना हो पाया हूँ जो वो कहना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी बात में दम है काफी कुछ। यानी हमें किसानों को ये देखना सोचना पड़ेगा कि क्या हम डायरेक्ट बाहर का बाजार आ रहा है, वॉलमार्ट वगैरह आ रहे हैं, अगर इनसे हम डायरेक्ट टाई अप करें, जिसका भी तरीका है, लूप होल्स हैं तमाम, हम गवर्नमेंट के कॉरपोरेट के साथ ना जाके डायरेक्ट इनसे टच होते हैं, तो हो सकता है उसका हमें कहीं ना कहीं लाभ मिल जाए। तो हमें दोनों, चूंकि हम अब मैक्सिमम तबका किसान का भी पढ़ा लिखा हो गया, बिजनेस की चीजों को समझने लगा, बहुत सारे यूथ हमारे भी हैं, बहुत सारे टेक्नोक्रेट्स भी हैं, तो इन सब चीजों को देखते हुए अगर हम डायरेक्ट इंटरफेरेंस करना शुरू करें, डायरेक्ट इंपोर्ट का उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम शुरू करें, उस चीज में घुसें, तो हमारे लिए वो रास्ता ज्यादा इजी गोइंग हो सकता है और ज्यादा बेनिफिशियरी हो सकता है अगर उस रास्ते को अडोप्ट का हम लोग सोचने लगे, उधर जाने लगे, अब ऑपरेटिव बना के या किसी भी रास्ते से। इनकी जहाँ तक तंत्र हम देखें, इनके बारे में अगर देखा जाए, इनका हर कानून तो हमें कब्जे में लेने वाला है शुरू से लेकर अब तक। अगर हम समझ लेते हैं इनकी बातों को तो हम रेमेडी सोच लेंगे। अभी तक सबसे बड़ा ड्राफ्ट ये रहा है कि इनकी जो कॉन्स्पिरेसी होती है, जो इनकी प्लानिंग होती है, उसको हम समझ नहीं पाते। सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये होती है कि हम समझ नहीं पाते, और उसी कारण से जो है हम इनके चक्कर में आ जाते हैं, इनके व्यू में फंस जाते हैं। जरूरी है कि हम इनकी चीजों को समझें। जो ड्राइव आपने चलाया है, इस ड्राइव को इसी तरीके से
आप जारी रखें, मैक्सिमम लोगों को अवेयर करावें, इनकी जो इनकी कॉन्स्पिरेसीज हैं उन सब से हम अवेयर होंगे तो रेमेडी तो अपने आप कोई ना कोई निकलेगी। बस ये मेरा तो कहना था, बाकी आप समझ लो। सर मैं थोड़ी सी बात को अवॉइड करना चाह रहा हूँ। अभी फूल कुमार जी ने बहुत बढ़िया बात बताई बीच में कि ये जो विदेशी कंपनी, अमेरिकन कंपनी जब इंडिया में आएगी तो किसान से ज्यादा कारपोरेट डरा हुआ है, इंडियन कारपोरेट। बिल्कुल फैक्ट बात है, खासकर एग्रीकल्चर लाइन में तो मैं बिल्कुल, मेरे को अच्छा अनुभव है कि ये जब एंट्री जब करती है तो छोटी मोटी कंपनी और अच्छे अच्छे घराने के जो है वो एग्रोनॉमिस्ट जो है कंपनियां हैं वो तक हिल जाती है, क्योंकि ये जो हवा जब लेके आती है अमेरिकन कंपनी, वास्तव में पहले बहुत सस्ते दामों में सामान उपलब्ध करवाएगी और इतना जबरदस्त इनका प्रचार प्रसार, खेत खेत तक इनके आदमी घूम जाएंगे। तो खैर किसान को तो वो प्रोडक्ट मिलेगा, अच्छा मिलेगा, जो भी मिलेगा, लेकिन उससे ज्यादा ये कारपोरेट वाले हिल जाएंगे इसमें, और हिली हुई है। बीच बीच में हमारी एक उदाहरण दो, एक परसूट नाम की एक दवाई आती थी पहले, जब वो अमेरिकन कंपनी थी वो लेके आई, पूरी 30-40 कंपनियां चारे की दवाइयां बनाती थी, सारी की सारी जो है लाइन लग गई, उनकी जो ढेर हो गए। फिर एक तरफ आज इनका भी चला, किसका? अमेरिकन कंपनी का। ये 8-10 साल में 1-2 प्रोडक्ट ऐसे लेके आती है जो पूरा का पूरा किसान वर्ग में कब्जा जमा लेती है, और ये इंडिया की जितने भी छोटी मोटी जो कंपनियां, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों का भी जो काम डल जाते हैं उसके अंदर, वो उनसे फाइट ही नहीं कर पाती, उनसे बराबर ही नहीं कर पाती है। तो वास्तविकता में ये जो एग्रीकल्चर जो मार्केट जो विदेश से जब आएगा, इससे कारपोरेट ज्यादा मैं आपको देखो एक सवाल खड़ा कर रहा हूँ। जब मैंने आपको ये कहा कि किसान के पास जमीन रहेगी नहीं, क्लस्टर बन रहा है, क्लस्टर कौन लेगा? कॉर्पोरेट ले रहा है। अब ये छोटा कॉर्पोरेट ले रहा, मोटा कॉर्पोरेट लेगा। जब क्लस्टर आया है, 10-10 हजार हेक्टर के क्लस्टर बने, अब बहुत कम छोटी सी जोत बची है। आपके पास में कोई, जैसे मेरे जैसे छोटे मोटे किसान जो है ना, वो है जिनकी उपजाऊ क्षमता भी नहीं है, उनको खुद की कैपेसिटी भी नहीं है, लोन से वो गिरपत में आए हुए लोग हैं। हम या तो ऐसा हो कि इस माइंडसेट से सोचें कि एक ट्रेनिंग पार्ट हो, बच्चों को उस लाइन में हो, उसके अंदर डालें। फार्म एट गेट का इन्होंने ड्राफ्ट बनाया अभी कि कॉर्पोरेट आपके फार्म एट गेट आएगा और आपसे माल कलेक्ट करेगा, माल की टेस्टिंग वगैरह सब उनके पास में है, सारा सिस्टम है, वो 19-20 करेगा। उसके बाद में न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए कॉर्पोरेट का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन सेटअप है उसको दे रहे हैं, आप इसमें जिंक डालिए, इसमें फोलिक एसिड डालिए, आयरन डालिए, जो भी डालिए। अब किसान तो सिर्फ पैदा कर रहा है, पैदा करने वाले की उपजाऊ क्षमता भी कम हो रही है। अब पैदा करने वाले आदमी को अमेरिका के माल से, उस मोल से जोड़ना, ये ढांचा तो इंटरनल था ना। हम इस बात से खुश हो सकते हैं कि अडानी की भी ऐसी तैसी होगी। ये एक बात मुझे जची कि अडानी भी पिटेगा इसमें लोग, क्योंकि ये लोग छोटे हैं इसमें। ये गवर्नमेंट भी मान लो 19-20 हुई या ये कोई छोटा मोटा टोटका हुआ तो ये जा भी सकती है। मेरा मकसद ये है कि मेरा किसान जब ये क्लस्टर के रूप में खेती भी दे देगा, दूसरा खोदने के रूप में आदिवासी ने दे दी, समुद्र तट जो मछुआरों से छीन लिया गया, ऊपर सारी धरती छीन ली गई, थोड़ा सा पैकेट बचा। अब इस पैकेट में फार्मेट गेट के अंदर इन्होंने एक फ्रेमवर्क बना दिया कि भाई आप जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग का फ्रेमवर्क, वो तो गवर्नमेंट का सेटअप, मंडियों वाला भी साइड में हो लिया। इन सारे सेटअप के अंदर किसान सिर्फ अनाज बोएगा, बोने के बाद में पकड़ा देगा, पकड़ाने के बाद में वो वालमार्ट को कैसे टच करेगा? इस पे फूल कुमार जी क्या टिप्पणी आपकी, जो मैंने सवाल खड़ा किया? नहीं एक बात बताओ जियो, नहीं आप मैं थोड़ी कई बार ना आप अपने सवाल आपके सही होते हैं, लेकिन खुद ही जवाब देके उसमें आप खुद को कंफ्यूजन में खड़ा कर लेते हैं। मुझे बताओ वॉलमार्ट में किसान कैसे घुसेगा की बात करने से पहले ये बताओ कि जियो मार्ट में कितना घुस लिया किसान? हमें घुसना ही क्यों है? जब हम किसान हैं, हमारा काम प्रोडक्शन का है, ठीक है, हमें बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं प्राइमरी बनाने हैं, बहुत सारे सेकेंडरी बनाने हैं। सेकेंडरी यूनिट्स की बात है तो उसके लिए जो किसान का पढ़ा लिखा तबका है, जो शहरों में बैठा है, जो इंग्लिश ही बोलता है, वो काम करे ना। ग्राउंड वाला किसान तो अपना उपज निकाली दे दी आगे। ठीक है, मैं समझ गया। वीरेश जी ने भी यही बात की, तब मुझे लगा कि मैटर डिरेल हुआ है। आपने भी वही बात कही है कि एक वर्ग हमारे में से जो पढ़ा लिखा है वो उस लाइन को पकड़े, मतलब उस लाइन के अंदर हमें ट्रेनिंग पार्ट हो। तो मैंने कहा ना या तो हम ट्रेनिंग पार्ट की तरफ बढ़े। सर मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। हम जब उजमा में बात करते हैं तो हम 3 लेयर की बात करते हैं कि हमारे लोगों की, एक ग्रामीण यानी कि रूरल, दूसरा अर्बन, तीसरा एनआरआई। तो जो अर्बन में बैठा है उसको जोड़ना साथ में,
समझ गया मैं बात को। मतलब ये है कि भाई हमें 3 लेयर में यदि एस्टेब्लिश करता है ये वर्ग तो होगा, तो इसमें से कुछ होगा, बाकी ये नीचे वाला जो वर्ग है जो प्रोडक्शन कर रहा है उसके लिए शायद है, क्योंकि मार्केट का कंपटीशन होगा उसमें उसको कुछ भाव मिल सकते हैं इस लेकिन वो फ्रेमवर्क भी के डाटे एक और यहाँ पे एक पॉइंट और बता दूं, ये काम भी अर्बन में सिर्फ वही वाला वर्क कर पाएगा जो अभी तक ये चतुर्वर्णीय व्यवस्था की सूत्र वैश्य क्षत्रिय वो वाली जो व्यवस्था है उसका माइंडसेट में नहीं गया है। जो आज भी प्योर उदारवादी जमींदारी में ये मानता है ना कि मेरे चारों वर्ण मेरे भीतर ही हैं, मैं दिमाग गर्दन से ऊपर मैं ही खुद वो भरम होता है, भरम नहीं होता, भरम ब्राह्मण अलग है, भरम होता है, वो भरम जो होता है हमारा जिसको हम इल्यूजन बोलते हैं, सारा गेम उसी का है। तो वो हम खुद हैं। हमारे बूढ़े उदारवादी जमींदारी में कामयाब इसीलिए थे क्योंकि वो अपने चारों वर्ण अपने भीतर लेके चलते थे। नहीं तो ये जिसको मेला कुचला काम करने वालों को जो ये बोलते हैं कि ये शूद्र ये मेला कुचला करते हैं, क्यों भाई तुम अपना सवेरे सोच करो हो तो उसके बाद अपना जो पिछवाड़ा के ही नहीं पदुआ करो हो, खुद धोते हो गए और खुद धोते हो तो तुम मल में हाथ लगते हो तो तुम भी शुद्ध हो उस टाइम पे। तो मेन बात यार है कि अर्बन में भी इसीलिए वो ट्रेनिंग जरूरी है जो हम उसमें करते हैं कि सर जोड़ ट्रेनिंग। पहले इस माइंडसेट से लोगों को निकालना पड़ेगा, जो चतुर्वर्ण व्यवस्था का माइंडसेट है। जो हमारे बूढ़े थे वो इससे बाहर थे, इसीलिए हम अवर्ण कहलाते थे। और जो आज के दिन इतने बचे हुए हैं ना ऐसे जो अवर्ण वाले बचे हुए हैं, हमें वही सारे पहले फाइंड आउट करके उनके सर जोड़ने पड़ेंगे। जो कम है इतना इजी भी नहीं है ये। चलो सुवालाल जी अब लगभग सम अप कर दो, फिर और भी साथी कोई होंगे उनको भी मैं ले लूंगा। इस पूरे निचोड़ से आप कहाँ अपने आप को पा रहे हैं और मेरा खेत में खड़ा किसान को भी आपकी स्थिति क्या सोच पा रहे हैं उसके बारे में सुवालाल जी, फिर जो भी साथी जुड़े हुए हैं उसमें अपना इनपुट जोड़ दें। देखिए ऐसा है कि जो फॉरेन के कंपनीज या कॉरपोरेट भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर में आना शुरू करेंगे तो उनको क्या चाहिए होगा, यहाँ पर उनको सप्लाई चेन का सिस्टम चाहिए होगा। तो अब ये जो भारत के ही कॉरपोरेट है वो यही सप्लाई चेन में घुस जाएंगे और क्या, वो खुद ही सप्लाई चेन की सेवाएं देने लग जाएंगे। लेकिन जब बात किसानों की आ रही है तो देखिए किसान और कॉरपोरेट सीधे तौर पर जोड़ ही नहीं सकते हैं। सिर्फ जो बीच में जो आता है प्रोड्यूसर मतलब किसान और एक कॉरपोरेट के बीच में वो है सप्लायर चेन है। तो अगर किसान खुद अपनी सप्लाई चेन डेवलप करता है तो ये फायदा किसानों को मिल सकता है। अगर किसान वर्ग प्रोड्यूसर अगर सप्लाई चेन नहीं कर पाता है डेवलप तो किसी भी हाल में ये जो विदेशी कंपनियां एग्रीकल्चर सेक्टर में आएगी वो किसानों के लिए उत्पादकों के लिए कोई लाभदायक नहीं होगी, ये है। और जैसे फूल जी ने बताया कि जो किसान वर्ग का जो सप्लायर चेन है जो एक तरीके से सेमी बेरोजगारी में शहरों में बैठा है वो खुद सप्लाई चेन में शामिल हो जाए तो जरूर ये उत्पादक वर्ग किसानों के लिए लाभदायक हो सकता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। थैंक यू। हाँ फूल जी देखो ये बात बड़ी आई कि आपने भी यही कहा पढ़े लिखे से मतलब नहीं है कि सप्लाई चेन को मेंटेन करने के अंदर आपके बच्चे एंटर हो जाए उनको इस तरह की, जैसे वीर ने भी बात कही आपने भी कही, आपके बच्चे एंटर होते हैं सप्लाई चेन में। फार्म गेट से माल ले गया कॉर्पोरेट, चाहे अडानी ले गया चाहे कोई ले गया, उनके पास स्टोरेज गोदाम वगैरह सारा कुछ है। अब जो कंज्यूमर के बीच का जो गैप है वो सप्लाई चेन है, वो वॉलमार्ट से भरे चाहे हमारे माल से भरे, वो भरने के लिए सप्लाई चेन का पार्ट हमारे बच्चे एंटर हो सकते हैं। तब कुछ बात मैं इस पे आपको एक पॉइंट बताता हूँ। सप्लाई चेन की जहां तक बात है और जब हमारी जब बात आती है कि पढ़े लिखों की बात आती है, पढ़े लिखों का मतलब दो यहाँ पे पॉइंट है। एक जो शहरों में पढ़े लिखे हैं लेकिन वो वर्णवादी मानसिकता में अभी तक नहीं मतलब उससे बचे हुए हैं। दूसरे जो किसान यूनियन है सबसे ज्यादा पढ़े लिखे जो रोडों पे धरने देते हैं, इनके पास सबके पास सप्लाई चेन है। आप एक बात नोट करो, आज के दिन भी अगर अडानी के साइलो भी बने हुए हैं, जो वहां पे खेत से माल तो ट्रैक्टर ट्रॉली में जा रहा है ना, साइलो में डाल के आ रहे हैं ना वो लोग।
ठीक बात साइलो का मैं मुंह समझ मोड़ गया। दो वॉलमार्ट के स्टोर की तरफ, सॉरी साइलो का नहीं, ट्रैक्टर का मुंह मोड़ दो वॉलमार्ट के स्टोर की तरफ। लेकिन उसके लिए ऑर्गेनाइज ये जो मॉडल कॉर्पोरेट सोसाइटी का मॉडल जो अमित शाह लेके आया है ना, जिसके तहत ये वोटिंग सिस्टम के तहत वो कर रहे हैं, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ आप यहाँ पे जितने भी बुद्धिजीवी हैं सारे अपने अपने कॉन्टेक्ट के किसान यूनियन को इस पे विचार दो कि भाई अपने क्लस्टर बनाओ अपने अपने किसान यूनियन के डिस्ट्रिक्ट वाइज, और वहां पे अपने लोगों का सप्लाई चेन सिस्टम खड़ा करो, और उसके अंदर ये कंपनियां जैसे ही आती हैं इनको इनको पकड़ लो, सीधा वहां सप्लाई मारो। तो कम से कम जो एक बात है किसान वीरेश जी जो वो- आपने बात कही ना वो बिल्कुल एक साइड बात थी। अब ये बात अब लाइन पकड़ रही है, सुवालाल जी के मार्फत बात आई और ये पकड़ रही है कि भाई हम जो पैदा करने वाले लोग हैं उनके ही जो हिस्सा है उनके ही लोग और उनके ही लोग हैं वो सप्लाई चेन और कॉर्पोरेट का एक ढांचा और ऐसा सिस्टम मैं खड़ा आपको करेंगे। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। हरियाणा में खासकर मेरे को पता है, बाकी आप और स्टेट्स का भी मेरे ख्याल से मोर और लेस यही हाल मिलेगा। घर के साथ 2 एकड़ का जिम्मेदार है तो ट्रैक्टर लेके बैठा है, वो ट्रैक्टर खाली खड़ा है। 2 एकड़ का जमींदार है, उसको या तो उसके साथ वो बाकी 2 किले की जुताई के बाद सारा साल, या तो उसके साथ वो मिट्टी ढोता है। कहीं रोड के कंस्ट्रक्शन के ठेकों में ट्रैक्टर लगा दिया, कहीं और लगा दिया, ऐसे ऐसे ढूंढते रहते हैं वो। तो ये जितने भी गांव में इतने रिसोर्सेज और एक खास बात, 70-80% ट्रैक्टर लोन पे खड़े हैं सारे। 90%। हाँ 90 कह लो, जो भी कह लो, 70-80 कह लो, और ज्यादा होगा, एरिया पे डिपेंड है। तो बात ये है कि साधन सारा सप्लाई चेन का हमारे पास है, और वॉलमार्ट अगर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो मिनिमम आएगा, और अगर आएगा तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई भी ट्रैक्टर वाला आराम से जाता है, क्योंकि गेहूं का सीजन हो चाहे धान का सीजन हो, हर कोई 5 से लेकर के 10-20 किलोमीटर तक, 30 किलोमीटर तक की मंडियों में अपना अनाज डालने जाते हैं। चलो और कोई साथी इसमें कुछ अपनी बात आपके दिमाग में कोई इनपुट हो तो आप दे सकते हैं। राम प्रसाद जी जुड़े रहे हैं। एक लास्ट लाइन आज का कंक्लूजन ये ले सकते हैं कि इसमें जो सबसे सक्षम आज के दिन इंस्ट्रूमेंटल तबका हमारा हो सकता है वो है किसान यूनियनों का सबसे जो एक्टिव वर्ग है, जो जिसने ये काले कानूनों में वहां पे बढ़ चढ़ के भाग लेके उनको सिस्टम का भी पता है, जो जितना नॉलेज आपको है अनुमान राम सर, उसका 20-25-30% भी नॉलेज उनको है ना। तो ऐसा लोग भी, ऐसा वर्ग भी पढ़ा लिखा ही वर्ग है, बेशक वो गांव में रहता हो। वो जो टिपिकल है ना, जिसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई बिल्कुल ही ऐसा किसान जो जिसको गांव से बाहर निकलने से भी मतलब नहीं है, भाई तू ले जा गिर के, मेरा तो मन मेरा मन कर जाना है, तो वो वाला वर्ग अलग है। लेकिन जो ये वर्ग है जो सेमी वाला एरिया आ जाता है, जहाँ पे सेमी अर्बनाइज्ड है वो, और सेमी रूरल भी है वो। एक ऐसा भी है जो शहर में बैठा है हमारा तब का जो पूरा अर्बनाइज्ड हो चुका है, लेकिन वो तभी काम आएगा अगर वो इस वर्णवाद में नहीं फंसा हुआ होगा, तो नहीं तो वो काम नहीं आएगा। थैंक यू। ठीक है बात। और कोई साथी कोई एंटर करना चाहे, अपनी बात को रखना चाहे, 2-4 साथी जो भी जुड़े हुए हैं, आपके दिमाग में भी विदेश जी बात हो, राम प्रसाद जी, सुरेंद्र जी, और पहले तारिक भी था, रामनारायण जी, कोई बात आपके हो वरना। जी मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा आप लोगों का। हाँ मैं अपना ही आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कई लोग हैं इसमें जो समझते हैं चीजों को, गहराई से लेके चलते हैं। हमने तकरीबन 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है पिछले 6 महीने में। 200 एकड़ लैंड का हमने एग्रीमेंट कराया, 10 साल का एग्रीमेंट, और फैक्ट्री से हमने एग्रीमेंट किया कि भाई ये गन्ना हम तुम्हें सप्लाई देंगे। ये करके हमने अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया, मैंने बता दिया, इंक्लूडिंग इम्प्लीमेंट्स, सीड्स और सब कुछ लगा के हमारा इन्वेस्टमेंट टोटल 1 करोड़ का आएगा। 1 मंथ को है सिंगल, हमने किसी को पार्टनर नहीं बनाया। 4 ट्रैक्टर हमने खरीदे अपना, और ट्रॉली और दूसरे तरह के न्यू प्लेटर्स सारे लिए। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 200 एकड़ लैंड का हमारा शोइंग अब पूरा हो जाएगा अगले 2-3 दिन में कंप्लीट करके। जो हमें शोइंग करना था, पीछे टून था वो हमने रोका, फैक्ट्री को हमारा पूरा करना चला जाएगा। अब की पोजीशन में ये है कि हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लखनऊ इंस्टीट्यूट से, और वहाँ का जो इंस्टीट्यूट था उसका आसाम का, वहाँ सबसे राय ले लेके हमने उसमें
टेक्नोलॉजी अडोप्ट करी और आज पोजीशन ये है कि अक्टूबर स्विंग गन्ना हमारा 7.5 फुट का है, उसमें खड़ा आदमी दिखाई नहीं देता। ये हमारी फसल की पोजीशन है, इस समय बहुत ही बढ़िया क्रॉप है। कुल मिला के मैं ये कहता हूँ कि इसी तरीके से कई चीजें हैं। मक्का की फसल है, हमारे रुद्रपुर में वो लगे हुए हैं प्लांट जो मक्का को प्रोसेस करते हैं। उन फैक्ट्रियों से टाई अप करके अगर आसपास के क्षेत्र में जमीनें इसी तरीके से लीज पे लेके, वहाँ जमीनें उपलब्ध हैं, सिखों के प्लाट पड़े बहुत बड़े बड़े 200 एकड़ 100 एकड़ के, खुद 1000 हेक्टेयर लैंड जो है 500 हेक्टेयर करीब इसकी है रुद्रपुर यूनिवर्सिटी की, वो भी लीज पे देते हैं, फार्म वहाँ लीज पे हैं। अगर ये हमारे लड़के आके और उन चीजों में लग जावे तो काया पलट होगी विदेश जी, और हमारा मैं डायरेक्ट आपको थोड़ा सा होगा। रोक रहा हूँ। देखो, ट्रंप ने जी। जो बात कही ना, उस पे भी आप कभी ध्यान दिया करो। ट्रंप ने कहा मक्का मेरा है, मक्का मैं ही दूंगा। आप साफ कहा ना, मोटी मैं तो उससे खुशी इस बात की मानता हूँ, ट्रंप बड़ा साफ कहता है। ये अपन लोग वो कह रहे मक्का वक्का तो मेरे से दो आप, मक्के का तो अगले ने कह दिया आपको। जब फैक्ट्री में लगा रहे हूँ, फैक्ट्री में बात लगा ठीक है रहा हूँ, आपकी, ठीक है, उसके मार्फत भी लगाया जा सकता है, कहीं सप्लाई चेन में एडजस्ट हुआ जा सकता है। कुल मिला के इस अंधारी गुफा में आत्माओं तो मारने ही पड़ेंगे। ये मोटा मोटा सा बात आ रहा, लेकिन ये बातें भी हमारे ध्यान में होनी जरूरी, क्योंकि हम मंच पे डिस्कशन ऐसा एक तरफा नहीं करते, खुली बात करना चाहते हैं। ट्रंप ने कॉर्न के बारे में ये कहा कि ये तो मुझे करना। मेरा कहना ये हनुमान जी कि जो पॉलिसी ये बना रहे हैं उसमें लूप होल्स हैं और वो लूप होल ही हमारे काम की चीज है। हाथ पांव मारने वाली बात का मतलब यही है कि भाई हाथ पांव हमें मारने चाहिए। को हर हलचल करने वाला आदमी कोई प्राप्त करता है। आज अपन बैठे हैं तो कई बातें फेंकी गई इधर उधर उधर उधर। अब आप भी इस सेशन के बाद में भी 5 बातें दिमाग में सोचोगे कि यार ये बात तो ठीक थी, ये सही नहीं थी, गलत थी, तो करते रहना चाहिए। इसलिए तो मैं हर संडे कोई न कोई ऐसी बात ला करके कितने जुड़ते हैं ये मेरा उद्देश्य नहीं है। जो एक लास्ट जुड़ते बात हैं याद आई सर मेरे को, है सर, एक लास्ट बात याद आई मेरे को। हाँ बोलिए सर। ये अभी वो है बैक फ्रंट पे जा चुके हैं, बैक फुट पे, ये सो कॉल्ड बीजेपी कह लो, मोदी से कह लो। बिल्कुल, ये बिल्कुल। ऐसी ही हालत है जैसे 1761 की पानीपत की लड़ाई में ये हवा में चढ़े चढ़े ये पेशवे जिन्होंने महाराजा सूरजमल का साथ लेने से इनकार करके उनकी बेइज्जती भी करी थी, और फिर बाद में वो उसके हाथों अच्छे से पीटे अब्दाली के हाथों। ये अब 100 साल लगा के, अब 1925 से लेके अब तक ये यहाँ तक आ तो गए, लेकिन अब ये इनके हाथों अच्छे से पिट रहे हैं। और यहाँ पे अब इनका मोरल डाउन है, तो हमें अपनी यूनियन से बात करके, ये हमारे ऐसे जो आइडिया हमने बात करी है, ये यूनियन को देने चाहिए कि आप लोग इसकी तैयारी करो कि जो ये वेस्टर्न कंपनी आ गई है, क्योंकि अब कोई हमारे ऊपर देशद्रोह का भी इल्जाम नहीं लगा पाएगा। भाई तुमने खुद ने दरवाजे खोले, तो हम क्यों नहीं इनके साथ काम करेंगे? नहीं तो ये फंडी ये भी फैलाना शुरू कर देंगे, देखो जाटों ने या इन किसानों ने तो आते ही वेस्टर्न्स के साथ अलायंस कर दिए, देशद्रोह कर रहे हैं। ये ऐसे ही तो इमोशनल सेंटिमेंटल कार्ड खेल के बकवास करते हैं। तो अब तो कह सकेंगे भाई तूने खोलने हैं, तो ये अब पिट रहे हैं अच्छे तरीके से, इन्हीं से पिट रहे हैं। और वही मौका है ये वापस से, मतलब जब महाराजा सूरजमल से उठ के जब सारा हमारा साम्राज्य वापस खड़ा हुआ जाटों का, और इतना बड़ा बड़ा इधर से पंजाब में सिखों का महाराजा रणजीत सिंह का खड़ा हुआ, वो दौर वापस, ये मान लो कि जैसे 1761 में पेशवे डाउन गए थे, अब ये ट्रम्प के आते ये पेशवों का वो डाउनफॉल आ गया। ये आरएसएस पेशवे तो बात आप फूल कुमार जी ठीक कह रहे हैं कि देखो ऐसा है कि नंगे के पास में ने तो नाने को वो निचोड़ने के लिए कुछ नहीं होता है। ये लोग जीरो बैलेंस के लोग हैं, बहुत कुछ अपने लेवल पे यहाँ तक चढ़ गए, ठीक है ना। तो इनका डाउनफॉल या उसका कोई रिजल्ट, हम हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी हम जा रहे हैं। मेरा डाउनफॉल का सुनो सर, मेरा डाउनफॉल का मतलब ये है कि अब इनका वो मोरल डाउन है, अब ये उस तरीके से डिफेंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। ये तो चारों ओर से गिरे हैं ना। अंतरराष्ट्रीय मोरल डाउन भी है, नेशनल लेवल पे भी डाउन है। इनका तो बहुत ज्यादा डाउन है। आप ये देखो ना, मतलब टैरिफ पे टैरिफ, चाइना ने उल्टा टैरिफ लगा दिया और छोटे छोटे देशों ने टैरिफ लगा दिया उल्टा, ये मोदी नहीं लगा पा रहा। बिल्कुल। तो ये सारा मॉडल, क्योंकि एक वो हवा का गुब्बारा होता है, जो भी इनकी आइडियोलॉजी होती है, 50-100 साल लगा के हिम्मत करके इसको पूरा फुलाते हैं, और फिर बाद में कोई ट्रम्प जैसा अब्दाली जैसा आके एक सुई चुबा के फोड़ देता है। ये वो फूट गया इनका। अब हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम इसमें से कितनी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए निकाल सकते हैं, जैसे महाराजा सूरजमल ने निकाली, उधर सिखों ने निकाली। ये वो सिचुएशन एग्जैक्टली आ रखी है हमारे पास।
थैंक यू। चलो ठीक है, अब मेरे ख्याल से किसी को कोई कहनी हो तो 1-2 मिनट में बात कह दें, वरना आप सेशन ओवर करते हैं हम। धन्यवाद आप सभी के आने का। एक प्रश्न बड़े जिनको बेहूदे और डरावने प्रश्न, जैसे सुवालाल जी ने कहा कि आपने ऐसा पंगा खड़ा कर दिया, तो वो वाले बात है, तो हमें सोचना काफी, क्योंकि मैं सिविल नहीं, इंजीनियर हूं, हम इसलिए थैंकफुल हैं आप ऐसी चिंता कर रहे हैं, और हमारे लिए ये बहुत जरूरी चीज है। कम से कम ये चीज बची हुई है आप जैसों के सहारे। आप जैसे भी ना हो ना, तो सही बता दूं बात, मतलब एक असेसमेंट का तरीका ही हमारा खत्म हो जाए। आप इस चीज को कंटिन्यू रखो, बहुत ज्यादा इन चीजों में मतलब इतनी वैल्यू है कि वो अलग बात है कि समाज किन्हीं वजह से इन चीजों को समझ नहीं पा रहा है या इनमें आ नहीं पा रहा। पर सच बता दूं बात, अगर आप जैसे नहीं होंगे ना, मैं तो बहुत ज्यादा इन चीजों को बाद में, बल्कि आपकी ये वाला रिप्लेसमेंट मैं ये रिकॉर्डिंग रहेगा, तो आप किसी यूनियन के किसी बंदे को स्टडी करने के लिए उससे कमेंट लेना, वो क्या कहता है, जैसे अपन ने इस दिशा को पूरा नहीं, मैं एक खाका इस खड़ा रिकॉर्डिंग को तो थोड़ा सा, ये सेंसिटिव रिकॉर्डिंग इसलिए है क्योंकि फंडियों के अगर ये हाथ लग गई ना, तो इसमें वो नहीं, कोई सीक्रेट है हमारे। ज्यादा सेंसिटिव नहीं है। देखो कुछ तो कोई ऐसी नहीं, बहुत बड़ी मेरे वाले पार्ट बहुत बेशक बड़ा हटा अपने दीजिएगा, नेगेटिव नहीं, बहुत ज्यादा नेगेटिव बात अपने नहीं की, कोई ऐसी नहीं नहीं है, बेशक क्योंकि ना हमें कियो, तो लेकिन ये मैं आइडिया ढूंढते हनुमान रहते हैं। जी, ये सुनो, हनुमान जी मैं क्या कह रहा हूँ, ये आज ही पता लगते हैं, इसकी काट पे काम शुरू कर देंगे कि हाँ, भैया, वो बात अलग है, काउंटर खड़ा कर किसानों देंगे। ने ऐसा भी हाँ। सोच लिया है कि ये वालमार्ट के साथ अलायंस करेंगे, इसकी आज ही कार्ड शुरू कर देंगे ये। तो इसलिए इसको मेरे ख्याल से प्राइवेट ही रखा जाए, आज वाली वीडियो को, बेशक रिकॉर्ड हो रखी हो, लेकिन इसको अगर चलो पब्लिक करना भी है तो ये पार्ट निकाल दिया जाए इसमें से। हनुमान जी, फूल कुमार जी की बात में बहुत दम है, इसको आप संभाल के काम में लेना। ठीक है। हमें बल्कि मैं बल्कि यहाँ से ये मैं एक सीख लेके जा रहा हूँ। मैं जैसे मेरा चरूनी यूनियन में मेरी अच्छी पैठ है, तो मैं वहाँ ये आइडिया देने वाला हूँ लोगों को। आप लोग भी जहाँ जहाँ आपके पैठ अच्छी हैं वहाँ इन आइडिया को स्प्रेड करवाइए, ताकि इस, बेशक छोटी सी डिबेट थी या छोटी सी सभा थी है, लेकिन इसका जो आउटपुट है ना, ये वो हमारे चौधरी चरण सिंह, ताऊ देवीलाल या सर छुटराम या अपने मिर्ता जी इधर क्या नाम है राजस्थान में जो हुए हैं, इन लोगों की सोच की लेवल की बातें हुई हैं आज हमारी यहाँ पे। चलो धन्यवाद आप सभी के जुड़ने का, बहुत बहुत। थैंक यू और सर, फिर थैंक अगले यू। संडे मिलेंगे, और 22 तारीख को। हाँ सुरेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। माइक खोलिए सुरेंद्र जी अपना। मैं फूल कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ साहब, बहुत अच्छी बात है आज। चलो, तो आपका धन्यवाद प्रेषित हो गया, बहुत बहुत थैंक यू बढ़िया सर, बात। थैंक यू। ओके जी, आप सभी के आने का